नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है डायरेक्टली आईएएस के एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी व अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है इसको सॉल्व करने से पहले मैं आशा करता हूँ आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ हो तो जल्द से जल्द करा लीजिए और दूसरे को भी प्रेरित कीजिए कि उनका उपनयन संस्कार करा लें। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि गुरुकुल में प्रवेश से पहले ही उपनयन संस्कार जरूरी होता है। तभी गुरुकुल में प्रवेश मिलता है। तो ये डिजिटल गुरुकुल है और फिर यहाँ से उपनयन संस्कार भी डिजिटल होता है। ओके, जमाना बदल गया है। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलन शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों से आरंभ हुआ और बाद में देश के शहरी केंद्रों में फैल गया। तामलुक, बलिया, सतारा जैसे विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें क्या हुई? बनी। सरकार आंदोलन को कुचलने, उसे समाप्त करने में सफल रही। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक झड़पों का पूर्ण अभाव था। देखिए, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसके इसके बारे में इसका जो 360 डिग्री, कितना डिग्री पता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री हम लोग पहले इसके इसके तथ्यों को जानेंगे। इसके जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको समझेंगे, ये कैसे हुआ, इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। ओके, इसके कितना सफल रहा, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उस डिस्कशन के आधार पे जो तथ्य हम डिस्कशन करेंगे, तथ्यों के आधार पे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? अगर आप अनुभवी हैं तो आप इस प्रश्न को पहले पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करना तथ्यों को जानना शुरू करते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में हुआ था। मुझे ज़्यादा लिखना है, मुझे लग रहा है कि जगह मुझे कम पड़ जाएगी इसमें, इसलिए मैं अपनी वीडियो को क्या कर रहा हूँ, हाइड कर ले रहा हूँ। चलिए, अब देखिए, जो 1942 में कहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड था ना भारत छोड़ो आंदोलन का, इसलिए हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन, ठीक है? लॉर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे, ठीक है? तो क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने जो अपना प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव में अब उसमें यह बात था कि भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हालाँकि कब तक दिया जाएगा, ये इसका उसमें चर्चा नहीं था। उसमें बोला गया कि भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसमें किसी डेट का मेंशन नहीं था। और जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग की थी, क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान नाम का कोई ज़िक्र ही नहीं किया गया। बोला गया कि अखंड भारत का एक केंद्रीय भारत का क्या कहते हैं गठन किया जाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें मुस्लिम लीग की माँग को अस्वीकार कर दिया गया। तो इस आधार पे मुस्लिम लीग तो इस पे डायरेक्ट इसके विरुद्ध में चली गई। और इससे भी पहले हम जाएँ कि इस मिशन से पहले भी तो 1939 में अ, 1937 में भी क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें से 9 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, बहुमत से क्या हुई थी, विजयी हुई थी और वो सरकार बना ली थी। या कुछ प्रांतों में 1-2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी, परंतु 11 में से 9 प्रांतों में मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार ने सत्ता हथिया ली थी एक प्रकार से, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जो उस समय केंद्रीय विधानमंडल था, उसमें भी चुने हुए प्रतिनिधि गए थे और कुछ नियुक्त किए गए थे, जो आरक्षण से और किसी से जो गवर्नर जनरल डायरेक्ट उसमें नियुक्त करता था, ठीक है? तो उन प्रतिनिधियों से जो ये प्रतिनिधि थे, उनसे विचार-विमर्श नहीं किया गया। 1939 में जब वर्ल्ड वार द्वितीय शुरू हुआ, तो उसमें ब्रिटिशर्स को चाहिए कि यहाँ के जो भारतीय नेता हैं, उन लोगों को क्या किया जाए? उन लोगों से भी परामर्श लिया जाए, क्या देश के हित में है, क्या देश के हित में नहीं है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमें भविष्य का हर एक 360 डिग्री से मतलब हर एक पहलू को पहले इन लोगों से सहमति लेना चाहिए था और विचार-विमर्श करना चाहिए था। ठीक है? हो सकता हो कि कुछ उसके अगेंस्ट भी जाके वो ले सकते थे, परंतु विचार-विमर्श तो ज़रूरी था। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ भी किया नहीं। जो भारतीय नेता थे, यहाँ के जो पार्टियाँ थी, यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। मीडिया में कोई पहले ही न्यूज़ नहीं दिया गया। तो फिर इस आधार पे इसका क्या किया गया, जो उन्होंने डायरेक्टली जो उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो
लॉर्ड लिनलिथगो थे, इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को डायरेक्टली डायरेक्टली घोषणा कर दी है कि अ, अब इस वर्ल्ड वार द्वितीय में भारत भी क्या है शामिल है, भारत के लोग भी क्या है शामिल है। तो इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी जो 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में जो सरकार बनी थी, उन सभी प्रांतों में सामूहिक रूप से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया इसके विरोध में। हालाँकि 16 अक्टूबर याद रखना 16 अक्टूबर वन डे एग्ज़ाम्स जितने होते हैं ना, उन एग्ज़ाम्स में से OBE अक्टूबर वो उस वन डे एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट ऐसे डेट ही पूछ दिए जाते हैं। ठीक है? तो इस दिन मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस। इस दिन को क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। याद रखना 16 अक्टूबर 1942 सॉरी 39 को क्या बनाया गया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया और कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी भी जो ब्रिटिशर्स थे अपने जो उनका जो निर्णय था उस पे अटे हुए थे, एकदम उसी पे लगे हुए थे और वो नीचे दबने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर अब गांधी जी को इसका अब उनसे मतलब गांधी जी और जो मुस्लिम कांग्रेस के जो नेता थे और मुस्लिम लीग के भी कुछ नेता थे जो सहानुभूति रखते थे, उन लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करने के बाद एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। जो हमारा सत्य है उसी के प्रति हम आग्रह कर रहे हैं, उसी को माना जाए। ठीक है? तो सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या हुआ कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 200 से अधिक क्षेत्रों में क्या किया गया? एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाता था। वो प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाते थे और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते थे या कलेक्टर होते थे उनसे क्या क्या उनसे पहले अनुमति ली जाती थी। फिर एक डेट फिक्स होता था, उस डेट को जाकर वहाँ पे वो जो चुने हुए प्रतिनिधि जो सिलेक्ट किए गए हैं वो वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे जनता को क्या करते थे, जनता के बीच में भाषण दिया करते थे। उन्हें बताया करते थे कि हमारा जो देश को डायरेक्टली इसमें वर्ल्ड वार 2 में ढकेल दिया गया है, उसमें जो ब्रिटिशर्स की बुराइयां थी, जो औपनिवेशिक बुराइयां थी, उनको उनके सामने रखा जाता था और बोला जाता था कि हमारी इतनी व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए, क्या हमारे देश के हित में है और क्या नहीं है। हम खुद डिसीजन करेंगे और उसका सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह पे वो जाते थे और वहाँ पे उस सभा को संबोधित करते थे। तो इस तरह के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, इसमें पर्सनल एक-एक व्यक्ति को चुना जाता था। तो प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को चुना गया था प्रथम सत्याग्रही। और द्वितीय सत्याग्रही किनको चुना गया? हालाँकि बस ये कोई फर्स्ट द्वितीय नहीं है, और भी लोग हुए, लेकिन बस ऐसे चुना गया, पहले इन्होंने नेतृत्व किया, इन्हीं को नेतृत्व दिया गया। ठीक है? तो ये हो गया। द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? अब देखिए जो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, हालाँकि व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी देश में जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लोग इससे रूबरू हो रहे थे कि देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। उससे रूबरू हो रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ज़्यादा आवाज़ अब उठने लगी। उन लोगों को प्रेशर उन लोगों के ऊपर बन रहा था। परंतु वो भी अभी भी अपने जो निर्णय लिए थे, उस निर्णय पे अटल हैं। तो फिर क्या किया, गांधी जी के ऊपर दबाव बढ़ता गया। जापान भी अब उधर जापान भी दक्षिण पूर्व एशिया है ना, ये ताइवान, सॉरी ताइवान नहीं, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, ठीक है? कंबोडिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया। इन सब के रास्ते होते हुए वह यहाँ पे म्यांमार, जो आज का आधुनिक म्यांमार है, उस रास्ते होते हुए अपनी जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उधर दबाव बना रहा था। अब उधर हो सकता ऐसा भी डर लग रहा था कहीं जापान जीत ना जाए। अगर जापान जीत भी जाएगा तो उसमें क्या था, वो विस्तारवादी नीति था, तो वह अगर जीत जाता तो अब भारत ऐसे ही ऑलरेडी एक उपनिवेश था, किसका? ब्रिटेन का था, फिर उस तरह से जापान का उपनिवेश बना था। अब देश टुकड़ों में बँट जाता। एक तरफ अंग्रेज होते, एक तरफ जापान होता और उन घमासान में फंसा रहता। जो हाल आज है ना, लीबिया का है, अफगानिस्तान का है, उधर सीरिया का है, ठीक है? तो अब उसी में उस समय फंस जाता। फिर दो शक्तियां, महाशक्तियां एक आपस में लड़ती बढ़ती हैं, यहाँ कटते मरते यहाँ के लोग। तो इस तरह से देश के जो नेता थे, जो
चिंतनवादी थे उन लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया कि अब कहा, अब हम और नहीं सहेंगे, अब हम और नहीं सहेंगे। मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ, अब देखिए ज़्यादा लिख यहाँ पे लिखना है। मैं अब हम लोग और नहीं सहेंगे, ठीक है? हम लोग कितना अब हमें एक अलग नीति ही बनाना पड़ेगा जिसमें ब्रिटिशर्स हो ही ना। अब यहाँ हो ही ना, उन्हें हमें यहाँ से निकालना होगा हमेशा के लिए अब, ठीक है? तो इस निर्णय पे पहुँचा गया और गांधी जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देखिए, गांधी जी जो जो क्रिप्स इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, उस क्रिप्स मिशन में भी इसका अस्वीकार कर दिया गया। जो बोला गया कि उसमें हम उस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए कि हम किसमें जाएँ, किसमें ना जाएँ। तो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन लॉर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह क्रिप्स मिशन आया और उस क्रिप्स मिशन में बोला गया कि जो भारत है, हम आज़ादी के बाद मतलब एक लमचूस देने का बात किया ना, लमचूस दिया जा रहा था कि किसी भी तरह से उनका समर्थन, भारतीयों का समर्थन मिल जाए। तो इसमें बताया गया कि हम भारत को क्या करेंगे, एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। कब? आज़ादी के बाद, जब सॉरी आज़ादी के बाद नहीं, जब ब्रिटिशर्स इस वर्ल्ड वॉर 2 को जीत जाएँगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। हालाँकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और यहाँ के जब लोग थे, अब वो डायरेक्ट अब पूर्णतः स्वतंत्रता चाहते थे। हमें उसमें किसी के ना औपनिवेशिक ना कोई कुछ नहीं। हमें पूर्ण स्वराज की दर्जा चाहिए, हमें पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए। अब उसकी डिमांड उठने लगी थी। तो इस आधार पे, हालाँकि उसमें कोई डेट का मेंशन भी नहीं था कि औपनिवेशिक राज्य का दर्जा कब तक दिया जाएगा, कब तक दिया जाए, कोई डेट मेंशन ही नहीं था। तो फिर इस आधार पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। साथ ही साथ जो क्रिप्स मिशन आया उसमें मुस्लिम लीग भी अपना डिमांड रख रही थी कि हमें अलग से क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, अलग से पाकिस्तान नाम की एक देश चाहिए जिसमें जो क्या हो, पूर्णतः स्वायत्त हो, अपने ठीक है, वो स्वतंत्र हो। अब तो इस आधार पे उसकी भी डिमांड को अस्वीकार कर दिया गया क्रिप्स मिशन में। तो फिर उसने भी, क्रिप्स मिशन ने अस्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने भी इसका क्या किया, अस्वीकार कर दिया। लीग ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। इस तरह से क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया, विफल हो गया। क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया, विफल हो गया। अब आता है समय भारत छोड़ो आंदोलन का। ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका की, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू क्यों किया गया। तो अब कांग्रेस ने भी डिसीजन किया कि अब हमें पूर्णतः यहाँ से इनको हटाना है, ब्रिटिशर्स को हटाना है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। तो ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए अब कांग्रेस ने क्या किया? उसके लिए पहल शुरू कर दिया। कांग्रेस ने उसके लिए पहल शुरू कर दिया और वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। वर्धा में 1942 में, कब? जुलाई 1942 में। देखिएगा ये स्टेप बाय स्टेप, जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। महात्मा गांधी को अपने नए प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने, उसमें महात्मा गांधी ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि देश के बालू से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। फिर इस बैठक में महात्मा गांधी विचारों को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत से संवैधानिक गतिरोध तभी समाप्त हो सकता है, तभी समाप्त हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं, अंग्रेज भारत से चले जाएं। तो गांधी जी ने उसी बैठक में यह किया कि मतलब जो भारत में जो ये सांप्रदायिक दंगे हैं और जो गतिरोध है, जो ये संवैधानिक गतिरोध है, ये तभी समाप्त होगा जब ब्रिटिशर्स क्या हो गए, भारत से हमेशा के लिए चले जाएं, हमेशा के लिए चले जाएं, तभी ये जाके गतिरोध समाप्त होगा। तो इसका गांधी जी को पूर्ण समर्थन मिला। गांधी जी को इसका पूर्ण समर्थन मिला तो गांधी जी की भी हौसला बढ़ गई। अब गांधी जी को एक आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया गया। उन्हें मतलब उन्हें कहा गया कि अब कोई ऐसा आप प्लान बनाइए, एक आंदोलन छेड़िए, वो क्या हो, देशव्यापी हो, पूरे देश में फैले, इसमें जन जन की क्या हो, भागीदारी हो और हम लोग एड़ी से चोटी तक का क्या करें, कोशिश करें। देखिए, तो गांधी जी आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले ही 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। तिलक दिवस मनाया गया 1 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा ये डेट, 1 अगस्त 1942। मैं दिख तो नहीं रहा हूँ ना इसमें, ज़ाहिर हूँ। 1 अगस्त 1942 को क्या मनाया गया? तिलक दिवस मनाया गया। आपको मैं बता दूं तिलक दिवस क्यों मनाया जाता था। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक इसी दिन तिलक जी को क्या हो गई थी, देहांत हो गई थी। वो उनकी क्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनको उन्हीं की सम्मान में तिलक फंड की स्थापना की गई थी। कब?
इसमें ही तिलक फंड की स्थापना की गई, जिसमें यह प्रावधान था कि 1 करोड़ रुपए जुटाए जाएँगे, जो इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका यूज़ किया जाएगा। तिलक फंड की स्थापना की गई और उसी दिन तिलक दिवस मनाया गया। एक तरफ शोक भी मनाया गया और एक तरफ खुशी भी नहीं मनाया गया, परंतु ये जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका भी शुरुआत हुआ। ठीक है? तो उसी के साथ असहयोग आंदोलन भी शुरुआत हुआ था, तो उसी दिन तिलक दिवस मनाया जाता था हर साल 1 अगस्त को। ठीक है? तो फिर यही दिन आ गया था, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया और जिसमें नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। इस तिलक दिवस में जो मनाया गया था, इसमें नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। हम द्विधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं। ओके, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम द्विधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। जिसका चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। द्विधारी तलवार से का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। तो फिर इसी संदर्भ में आगे चल कर के 7 अगस्त 1942 ईडी को 7 अगस्त 1942 ईडी को कांग्रेस की कार्य समिति, कांग्रेस की क्या हुई? बैठक हुई। 7 अगस्त, देखिएगा 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की क्या हुई? बैठक हुई। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में। ठीक है? बम्बई के ग्वालियर टैंक में। हाँ, बम्बई के ग्वालियर टैंक में। कांग्रेस की क्या हुई? बैठक हुई। उस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को फिर इसके अगले ही दिन एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें गांधी ने भावुक शब्दों में कहा, तो थोड़ा सा भावुक शब्दों में कहा, अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा। अब हमें जेल नहीं भरना है। अब जेल जेल भरने से काम नहीं चलेगा। अब करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो। ठीक है? करो या मरो का उन्होंने क्या दिया? नारा दिया और कहा कि जेल भरने से अब काम नहीं चलेगा। करो या मरो का नारा दिया और कहा इस आंदोलन में अगर मौजूद नहीं होते हैं, कौन? नेता। अगर जो शीर्ष नेता है अगर मौजूद नहीं होते हैं, तो प्रत्येक स्वयं सेवक, प्रत्येक जन जो भी इस आंदोलन में भाग ले रहा है, वह अपने विवेक से काम करेगा, अपने विवेक से काम करेगा। यानी कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से अब इसका हर एक व्यक्ति जो इस आंदोलन में शामिल है, वही एक नेता है। कहने का तात्पर्य यही है। अब यह जन-जन की इसमें भागीदारी रहेगी। अब कोई किसी को शीर्ष नेता रहे या ना रहे, सब लोग उसका प्रतिनिधित्व करेगा। परिणाम तो सरकार भी अब क्या हो गई? चौकन्ना हो गई। हालाँकि इसमें जो जन आंदोलन था डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था। तो इसमें सरकार भी क्या हो गई? चौकन्ना हो गई और उसी रात ऑपरेशन ज़ीरो आवर, ऑपरेशन ज़ीरो आवर, याद रखिएगा ना, ये ऑपरेशन ज़ीरो आवर, ऑपरेशन ज़ीरो ज़ीरो आवर, ऑपरेशन ज़ीरो आवर शुरू की गई और इसके तहत उसी रातों-रात कांग्रेस के शीर्ष नेता को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में, ये याद रखिएगा ना, किस पैलेस में महात्मा गांधी जी को रखा गया? तो आगा खां पैलेस में। और कहाँ है? पूना। पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये पूछा गया प्रश्न है। एमजी जी को कहाँ रखा गया? महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में। कहाँ रखा गया? आगा आगा खां पैलेस। ये आगा खां वही खां है जो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ना ढाका में। उस वो जो सलीमुल्लाह खां ने किए थे, उन्हीं के एक सहयोगी थे आगा खां। ये भी उस संस्थापकों में से एक हैं। वो सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ओके, तो ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में भेज दिया गया। अब नेताओं की अनुपस्थिति से जनता क्या हो गई? उग्र हो गई। नेताओं की अनुपस्थिति से क्या हो गई? जनता उग्र हो गई। जनता उग्र हो गई। अब उनका जो प्रतिनिधित्व था, अब डायरेक्ट उनके हाथ में होगा, वो जैसे चाहो वैसे घुमा सकते थे। ओके, तो 9 से 14 अगस्त तक बम्बई हिंसक हो गई। अब जनता की अनुपस्थिति, जनता क्या हो गई? जनता उग्र हो गई। मैं आपको बता दूं, इसी समय जो ये ग्वालियर का टैंक था ना, ये ग्वालियर टैंक बम्बई का, इस टैंक में
टैंक मतलब स्थान का नाम है, कोई टंकी नहीं। तो वहाँ पे क्या हो गए, अब शीर्ष नेता तो क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए, रातों रात गिरफ्तार हो गए। अब उनकी अनुपस्थिति में जनता हिंसक हो गई। अब उस यहाँ पे ग्वालियर में वहाँ पे बहुत सारे भीड़ जुट गए। वो शहर था, वहाँ बहुत भीड़ जुट गई और वहाँ से भीड़ जुट गई जिसपे बहुत गलत प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए इस आंदोलन को दमन करने के लिए हर एक एड़ी-चोटी का पहलू सभी 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 मतलब पहलू अपनाए, सभी वह तरीके अपनाए जिससे क्या हो आंदोलन क्या हो जाए, दब जाए। इसको दबाने के लिए हर जैसे आँसू गैस गोले दागे गए, हवा में फायर किए गए, लाठीचार्ज किए गए, अन्य तरीके अपनाए गए जिससे क्या हो यह आंदोलन दब जाए। परंतु तो आपको बता दूँ ये शहर था और शहर में यह आंदोलन शुरू हुआ। अब यहाँ से धीरे-धीरे गाँवों की तरफ फैलता गया। यहाँ से जन-जन की भागीदारी जैसे-जैसे इसका लोगों में फैलता गया और आक्रोश बढ़ता गया और यह एकदम जन-जन तक पहुँच। तो आप इसे हमारे इसमें एक तथ्य भी आएगा, क्वेश्चन में एक आएगा एक कथन जिसमें हम इसी से करेंगे ना शहर से ग्रामीण। ओके, तो फैल गया। तो 9 से 14 अगस्त तक, हाँ, 9 से 14 अगस्त तक ये डेट 1942 ही चल रहा है ना? क्या हो गया बम्बई एकदम क्या हो गया हिंसक हो गया। बम्बई एकदम क्या हो गया हिंसक हो गया। इसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए। उनके जो दमन किया गया। 10 से 14 अगस्त तक कलकत्ता भी क्या हो गया उग्र हो गया। कलकत्ता भी उग्र हो गया और 11 अगस्त को पटना सचिवालय के सामने गोलियां चली। 11 अगस्त को पटना सचिवालय के सामने गोलियां चली जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गईं। परिणामतः आंदोलन की खबर भारत के सभी क्षेत्रों में फैल गई। अब यहाँ ये सभी सब कहाँ हो रहा था? शहर में हो रहा था। परंतु अब जो आंदोलन का खबर था, ये हर एक क्षेत्र में फैल गया। जिससे अब लोग भी इसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएँगे। जन आंदोलन शुरू हो गया। जैसे जन आंदोलन शुरू हो जाएगा और यह कैसा था? स्वनिर्देशित था। हर एक जन अपने स्वविवेक से क्या करता था? काम कर सकता था। मतलब वह जन अपनी विवेक का प्रयोग करके और इस आंदोलन में भागीदारी निभा सकता था। अब हम आते हैं अपने जैसे कि अब इसी संदर्भ में अब हर एक जन की क्या थी अपना स्वविवेक से प्रयोग करना था। तो देश के अलग-अलग हिस्सों में देश के अलग-अलग हिस्सों में नेता लोग कुछ जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बाकी शीर्ष नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे। तो उसी संदर्भ में बलियाँ जो आज में कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पे है ना, हालाँकि वो उत्तर प्रदेश का जिला है जो बिहार से लगा हुआ है। तो उस वहाँ पे चिट्टू पांडे नामक एक क्या थे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने एक समानांतर सरकार का गठन किया। समानांतर सरकार का गठन किया, यानी कि वह इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक सरकार बना लिए, इसके प्रधानमंत्री और ये सब क्षेत्र सेनापति सब ये बन गए और उन्होंने सरकार चलाया और वहीं से निर्देश किया इस आंदोलन को निर्देशित किया। वहीं से निर्देशित किया यह चित्तू पांडे उनका नाम था। उन्होंने बलिया में समानांतर सरकार गठन किया यानी और सबसे पहले उन्होंने ही किया। तो याद रखिएगा चित्तू पांडे थे ना बलिया में ऐसे मैच करने के लिए आ जाता है। मैच करने के लिए आ जाता है कि बलिया दे देगा और इससे जुड़े वो जो समानांतर सरकार गठन किया गया उसका नाम दे दिया जाएगा। तो फिर आपको मैच करना होगा। ओके, तो ये रहा चित्तू पांडे जो कहाँ पे बलिया में समानांतर सरकार का गठन किए। और मैं आपको बता दूं मिदनापुर जो बंगाल का है ना मिदनापुर, सतारा ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, जो समानांतर सरकार का गठन की गई, ये रहे चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, ये कहाँ से हैं? बलिया से। और मिदनापुर में भी की गई थी। मिदनापुर में ना मिदनापुर वो कौन था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह वहाँ पे ताम्रलुप क्या नाम है? भूल रहा हूँ उस नाम का, ठीक है? वहाँ पे भी और सतारा में भी की गई। सतारा पता है ना सतारा में तो सबसे लंबे समय तक चला था वो जो सरकार का गठन हुआ सबसे लंबे समय तो सतारा का चला था। हालांकि सबसे पहले गठन बलिया में चित्तू पांडे ने किया था। कि आप याद रखिए समानांतर सरकारें हैं जो गठित की गई थी। और देखिए जो सतारा में जो बना था ना, सतारा में जो सरकार का समानांतर सरकार गठन किया गया था, उसके नेतृत्व कौन किसने किया था? नाना पाटिल। किसने किया था? नाना पाटिल। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है? सतारा, सतारा, ठीक है? नाना पाटिल।
नाना पाटिल, इन्होंने 17 में नाना पाटिल थे, उन्होंने गठन किया था। और जो ये समानांतर सरकार गठन करने का सिलसिला है ना, उसमें सबसे लंबे समय तक चला था। मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो कि उस समय बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे भी एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था। उसमें आई थिंक कौन थे? अ, जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण क्या है, फाउंडर है ना, फाउंडर में से एक है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना, जो समाजवादी विचारधारा है उसमें से यह एक थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण उन्होंने किया था कहाँ पे? नेपाल बिहार बॉर्डर पे। नेपाल बिहार बॉर्डर पे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने इस समानांतर सरकार का गठन किया था। ये सभी समानांतर सरकारें देश को जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कुछ सरकार को गठन करके आग में घी का काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से एक कुछ समानांतर सरकारें गठित की गई थी। हम चलते हैं अब आगे। तो ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में था। अब हम आप एक बार प्रश्न को देख लेते हैं, हमें अपने डिस्कशन को कहाँ तक लेके जाना है। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, अभी कुछ और देखिए, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, यह सत्य है कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम प्रतिनिधि, मतलब जो मैक्सिमम जहाँ जहाँ भी थे मुस्लिम जो जनता थी और जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे और अन्य भी थे, वो जहाँ भी थे उन लोगों ने इसमें प्रतिनिधित्व ना के बराबर किया। ये जन भागीदारी अत्यल्प थी। लेकिन यह भी सत्य है कि मुस्लिम के जो अन्य सब जो नेता थे और सदस्य थे, उन लोगों ने इस समय कोई अपना दुधारी जो नहीं होता, वो सोच विचार और फिर समर्थकों में गुप्तचर, लेकिन वो लोग इसमें गुप्तचर के रूप में काम किए। तो ब्रिटिशर्स और जो भारत के जन क्रांतिकारी थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन दोनों के बीच में गुप्तचरी का काम किए। जो वहाँ से खबरें ला कर ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो आंदोलन कर रहे थे उनको खबरें दिया करते थे, परंतु बढ़ चढ़ के आगे नहीं आए, गुप्तचर के रूप में कार्य किए और फिर भी किसी भी सांप्रदायिक संघर्ष का पूर्ण अभाव था। ठीक है ना, मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेला गया। इसमें जो भी थे मतलब बढ़िया सकारात्मक रूप से, और लेकिन इसमें सांप्रदायिक दंगे इसमें रुक गए थे। सांप्रदायिक दंगे क्या हो गए थे? रुक गए थे, पूर्ण अभाव था। यह एक निश्चित संकेत है कि यद्यपि आंदोलन बहुसंख्यक मुस्लिम का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, मतलब यह सत्य है कि मतलब इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक ने इस आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाई, किंतु वैमनस्य भी जागृत नहीं किया। किंतु वैमनस्य मतलब जो ये सांप्रदायिकता है, जो विचारधारा का विचारधारा क्या है? विचारधारा कंट्रोडिक्शन, ये कंट्रोडिक्शन मतलब टकराव। ठीक है, टकराव वो भी नहीं आया ना, इस समय नहीं आया। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया, मतलब इसमें मुस्लिमों की जन भागीदारी तो थोड़ा अत्यल्प थी, लेकिन जो ये सबका जो सांप्रदायिकता था ये नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए जो वर्ष 1942 का जो ये आंदोलन को कुचलने का सरकार ने संपूर्ण ताकत झोंक दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने अपना संपूर्ण ताकत झोंक दिया। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोलियां बरसाई गईं। प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोलियां बरसाई गईं और यहाँ तक कि हवा में बमबारी भी की गई, जिसका डिस्कशन मैं अपने अभी इसी वीडियो में पहले कर चुका हूँ। तो उनके साथ ठीक है बहुत बर्बरता का प्रयोग किया गया, इसमें 10,000 से भी अधिक लोग 10,000 से भी अधिक लोग क्या गए? मारे गए। जो क्रांतिकारी थे 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए, इसमें आंदोलनकारी ठीक है मारे गए। और अनेक कस्बों और शहरों को और यहाँ तक कि ग्रामीण अंचलों को घेर लिया जाता था और बहुत ही उन पे ब्रूटली अत्याचार किया जाता था। ठीक है? ग्रामीणों को एरिया को क्षेत्र को घेर लिया जाता था, शहरों को घेर लिया जाता था और बहुत ही ब्रूटली उनके साथ बिहेव किया जाता था। ठीक है? और कब्जा करे प्रेम की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से बाधित हुई। अब उसमें प्रेम नाम का कोई चीज नहीं। ठीक है? ब्रिटिशर्स के जो प्रेम था अपने भारतीयों के प्रति, हालाँकि प्रेम नहीं था, जब मैं गलत बोल दिया। लेकिन जो उसके साथ जो और ठीक है, तो यानी कि उसके साथ गलत बिहेव किया गया, ग्रामीणों को घेर लिया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, प्रताड़ना किया जाता था। और के साथ-साथ ही जो प्रेस की स्वतंत्रता थी ना, प्रेस की स्वतंत्रता, वो पूर्णतः क्या हो गई? बाधित हो गई। उसमें पूर्णतः उस पे रोक लगा दिया गया। मतलब वो देश और जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था, कोई भी ऐसा अ, लेख नहीं लिख सकता था जो उनके खिलाफ हो, दंगे भड़काने वाले हों। तो ये भी किया गया।
और जो गाँव हुआ करते जो विद्रोह किए थे, विद्रोह में भाग लिए थे, उनको दंडात्मक जुर्माने लगाए गए। ऊपर क्या लगाएँ? दंडात्मक जुर्माने लगाए गए, ठीक है? ये देखिएगा ना दंडात्मक जुर्माने लगाए गए, ठीक है? मैं नहीं लिख रहा हूँ। दंडात्मक जुर्माने लगाए गए, ठीक? और उनसे जुर्माने चुकाने के लिए दबाव भी डाला गया, ठीक? ग्रामीणों को लाठियों से पीटा भी गया, उनको लाठियों से पीटा गया क्योंकि उन्होंने भाग लिया था इस आंदोलन में, ठीक? और हालाँकि जो ये आंदोलन चला, जो समानांतर सरकारें गठित की गईं और भी की गईं, आंदोलन चला ग्रामीण शहरों में फैला, फिर वहाँ से धीरे-धीरे ग्रामीणों में जन-जन तक फैला। इस आंदोलन को सरकार ने अंत आते-आते क्या कर दिया? कुचल दिया। 1942 का ये विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया, कुचल दिया। सरकार ने इसे पूर्णतः कुचल दिया। हालाँकि इसमें सरकार क्या हो गई? बहुत ही कमज़ोर भी हो गई। इसे आंदोलन कुचलते-कुचलते बहुत ही विचारधारा से रूप से मानसिक और शक्ति के रूप में भी क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। यानी कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या कर दिया? कुचल दिया गया। क्या किया? कुचल दिया गया। देखिए जो इस आंदोलन में कुछ समाजवादी लोग थे जैसे जयप्रकाश नारायण तो हो ही गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, अ, सुचेता कृपलानी हो गई और भी कई कई भी ऐसे व्यक्तित्व थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा से थे, हालाँकि समाजवादी विचारधारा से थे। उन लोगों ने इस आंदोलन को अंडरग्राउंड रहते हुए, यानी कि इस में ठीक है, थोड़ा-सा ओझल रहते हुए इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि शीर्ष नेता तो थे नहीं, तो इन लोगों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। उषा मेहता का भी नाम मैं इस वीडियो में ले चुका हूँ, जिन्होंने क्या कहता है कांग्रेस का जो वो रेडियो था, रेडियो का क्या कहता है सफल संचालन किया था, इस आंदोलन के पूर्ण समय में, इससे पहले हालाँकि इसके बाद भी अ, जब प्रेस भी पूर्णतः बाधित कर दिया गया तो प्रेस को तो क्या कहता है रेडियो के माध्यम से ही गुप्त रूप से पूरे देश में इसका संचार करते थे कि देश के अलग-अलग हिस्सों में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। पूरा मतलब जनता को इसे रूबरू कराते थे और जनता इसे उग्र होकर इस आंदोलन में फिर से क्या हो लिप्त हो जाते, लीन हो जाते। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे और तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। मैं अभी ये आज का नहीं इस प्रश्न का डिस्कशन ये रहा और फिर मैं इसी में कुछ और बातें जोड़ना चाहूँगा जो मुझे याद आ रहा है। जैसे कि इस आंदोलन को देश के जैसे ये आलम मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पूर्णतः इसे क्या रही? अलग रही। ठीक है? साथ ही साथ जो दलित नेता थे बाबा साहेब अम्बेडकर, वो भी इन्होंने इसे क्या बोला? पागलपन का शिकार कहा। पागलपन का शिकार कहा। और जो देसी रियासतें थीं, इस आंदोलन के समय देसी रियासतें और के साथ-साथ जो अल्पसंख्यक पार्टियाँ थीं, अल्पसंख्यक लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को क्या किया ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के खिलाफ भड़काने का पूर्णतः कोशिश किया, ताकि इस आंदोलन को आसानी से क्या किया जाए, धूमिल किया जा सके, दबाया जा सके और उन लोगों ने साथ भी दिया जो जो ये रहते ना जो रियासतें, उन लोगों ने इसमें साथ भी दिया, किसका? कांग्रेस का, साथ भी दिया, ओके? तो इसमें क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्णतः दबा दिया गया। ठीक है? पागलपन का शिकार किसने कहा? बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। देखिए, ये रहा हमारे इस प्रश्न के माध्यम से मैंने डिस्कशन करना चाहा। इस डिस्कशन के आधार पे हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, फिर जो छूटा रहेगा हम इसको फिर अभी सॉल्व कर देख लेंगे। देखिए, इसका जो पहला है, आंदोलन शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों से आरंभ हुआ। ये भी डिस्कशन क्या किया? जो ये ग्वालियर टैंक है ना, वो शहर था। शहर में वहाँ से शुरू हुआ और फिर अलग-अलग हिस्सों में कलकत्ता पहुँचा, फिर वहाँ अ पटना है ना, पटना हमें पुलिस स्टेशन के सामने गोलियाँ चली, ठीक है? तो इस पहले शहरों में फैला, उसके बाद वहाँ से धीरे-धीरे ग्रामीण अंचलों में भी यह आंदोलन फैल गया, ठीक है? तो ये रहा हमारा ये कथन क्या हो गया? गलत है। दूसरा, ताम्रलुक, बलिया और सतारा, ताम्रलुक, बलिया और सतारा जैसे विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी, तीनों का डिस्कशन किया ना, ताम्रलुक भी किया गया। ताम्रलिप्त वही है ना जिसका मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। कहाँ पे? बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह एशियन टाइम से बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, बलिया सतारा जैसे विभिन्न स्थानों पे
क्या किया गया? समानांतर सरकारें की गई, बलिया में चित्तू पांडे और सतारा में नाना पाटिल। ठीक है, नाना पाटिल, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखते हैं, जब पहला गलत हो गया, हमने अभी डिस्कशन किया, तो पहला इसमें भी है, ये भी गलत, हमें क्या चुनना है, सही चुनना है, याद रखिएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, तो बोले यही बचा बी। आगे हमें अब पता हो या ना पता हो, आंख मूंद कर हम बी पे टिक लगा सकते थे। आप देखिए, हम आंख मूंद करके इस पे टिक लगा सकते थे, कौन से, बी ऑप्शन पे, और हम लगा देते तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। ओके, अब हम परंतु हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे अगले सभी जो कथन है सबको चेक करेंगे। देखिए, जो तीसरा कथन है, आंदोलन को कुचलने से समाप्त करने में सफल रही। मैंने देखा ना कि किस तरह से ग्रामीणों पर ब्रूटली अत्याचार किया गया, शहरों को किया जाता था, उसे दंडात्मक जुर्माने लगाए गए, मतलब पूर्णतः क्या कर लेगा, सफल रही, रही ना। चौथा, आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक झड़पों का पूर्ण अभाव था। अभाव मतलब नहीं था, यस, अभाव था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे गुप्तचरी का काम किए ना, जो मुस्लिम लोग थे, तब जो अल्पसंख्यक थे, लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, गुप्तचरी का काम किया। ब्रिटिशर्स के जो कुछ खबरें थे उन लोगों का भारतीयों तक, वो जो कौन गलांतकार थे उन लोगों को पहुंचा देते हैं। हो सकता हो कुछ वाइस वर्षा भी हुआ हो, मतलब सेम ऐसे अपोजिट हो, इधर की खबरें उधर भी पहुंचाए होंगे, ऐसे भी रहे होंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, परंतु उन लोगों ने गुप्तचरी का काम किया। यस, सांप्रदायिक झड़पों का पूर्ण अभाव था। ठीक है, ये हो गया 4। और यहाँ से हो गया, क्या हो गया हमारा, जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इसमें जो हमने डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन के आधार पे आप रिवीजन किए होंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे कि किसी प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पहले इसको, शायद मेरा फोटो है ना, मेरा पिक मेरा दिखाई दे रहा वीडियो, तो आप वो देख नहीं पाए होंगे बहुत कुछ, तो मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 में कई प्रमुख मुस्लिम नेता 4 मूलभूत मांगों के साथ आए, जिन्हें दिल्ली प्रस्ताव कहा गया। दिल्ली प्रस्ताव, ठीक है। एक बात बता दें, जो ऊपर हमने अभी डिस्कशन किया ना, व्यक्तिगत आंदोलन, उसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अ, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे दिल्ली प्रस्ताव का हिस्सा थी? सिंध को पृथक प्रांत बनाया जाए, केंद्रीय, ये किसके संदर्भ में है, 1927 का है ना साल, साइमन कमीशन आया हुआ है, साइमन कमीशन आया हुआ हो, और इसके 2-3 साल बाद क्या, गोलमेज सम्मेलन शुरू होगा। लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन के दौरान ही देहांत हो जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरे ताबूत पे चले जो एक एक कील है ना, कि कील है, यह देश की आज़ादी में एक एक साबित होगा, क्या बोले थे वो, ठीक है, जो बोले थे वही है ना। सिंध को पृथक प्रांत बनाया जाए, केंद्रीय विधायिका में मुस्लिमों का 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अनुपात जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। ठीक है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक, केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। ये जो 4 ऑप्शन है, उनके ऊपर दिए हुए 3 कथनों के आधार पर हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही वाला चुनना है। चलिए हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इसका आधार है ना, इसका आधार जो 1927 में जब दिल्ली प्रस्ताव आया था, यह प्रस्ताव एक जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था, समय जगह-जगह पे देश में अलग-अलग उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जहाँ-जहाँ वो गए वहाँ-वहाँ उसका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया था, क्योंकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम 1919 का था, उस अधिनियम में यह प्रावधान था कि हर 10 साल में बाद क्या होगा, एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति जो देखेगी कि भारतीय संविधान बनाने की मतलब काबिल हैं या नहीं, वो अपना संविधान बना करके लागू कर करके, यानी पूर्ण सहमति से संविधान बनाकर, यहाँ की जितनी पार्टियां, जितनी भी अल्पसंख्यक हैं, सभी लोगों की अनुमति के आधार पे, पूर्ण सहमति के आधार पे
क्या वो संविधान का निर्माण कर पाएँगे? कर पाएँगे और क्या वो संविधान को लागू कर पाएँगे, अपना देश चला पाएँगे? इसी का वो उसमें क्या करना था, समीक्षा करना था और वो अपनी रिपोर्ट जाके वहाँ पे ब्रिटेन में जो वहाँ का संसद था वहाँ पे रखती। तो फिर वो इसी आधार पे 1927 में, हालाँकि 1919 में ये गठन किया गया था, फिर 1929 में ये गठन करना चाहिए। परंतु वहाँ पे ब्रिटेन में चुनाव था 1929 में, इसलिए इसे 1927 में ही गठन कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष साइमन, जो वहाँ के मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, साइमन थे, लॉर्ड साइमन, ठीक है? तो उनको अध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं के नेतृत्व में उनके जितने भी सदस्य थे ना, सब के सब क्या थे? अंग्रेज थे। अब ये मान लो ये व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति की यह व्यक्तिगत भावनाओं पर ठेस मारता है कि अब कोई विदेशी आके बताएगा हमें कि हम ये संविधान बनाने के काबिल हैं या नहीं, कोई कैसे ये बताएगा? तो इसी आधार पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, ताकि कुछ अन्य नेता जैसे बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, साथ साथ सर तेज बहादुर सप्रू और भी जो अन्य नेता थे, उन लोगों ने इसका स्वागत भी किया। ठीक है, मुंबई पे जब ये पोर्ट पे जब ये कमीशन आया तो वहाँ पे लोग स्वागत करने के लिए भी गए। हालांकि कांग्रेस ने इसके क्या किया, पूर्णतः बहिष्कार किया, वो डिसाइड नहीं करेंगे और समय से पहले ही कर दिया गया था, इसलिए भी इसका क्या कर दिया, बहिष्कार किया गया। देखिए उस समय जो ये साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, इसी समिति के एक सदस्य थे वर्किन हेड। कौन थे? वर्किन वर्किन हेड, वर्किन हेड। ये जो हो गए कि इस एक्टिविटी से क्या हो गए, चिढ़ गए। इस एक्टिविटी से जो भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया, भारतीय पूरे भारतीयों ने नहीं, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, इससे वो चिढ़ गए और बोले कि क्या भारतीय अपना संविधान बना के, उन्होंने खुली चुनौती दी कि भारतीय और जो कांग्रेस है एक संविधान बनाए, सर्वसम्मति से संविधान बनाए और लागू करे, हमें प्रस्तुत करे, दिखाए, संविधान बना करके दिखाए और सबको सहमति दे। ठीक है, तो इस आधार पर उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जो उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने और उसके साथ साथ कांग्रेस ने इस चुनौती को क्या किया, स्वीकार किया और इसी जब ये साइमन कमीशन चला गया तो फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया। ठीक है, 1928 में भारत सचिव वर्किन हेड ने इसे क्या किया, चुनौती दिया था, भारतीय दलों को एक चुनौती दी कि अगर आप में योग्यता है तो आप सर्वसम्मति से एक संविधान प्रस्तुत करें। परिणामतः 10 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक, क्या भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। उस बैठक में डॉक्टर जो अंसारी थे ना, डॉक्टर अंसारी, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कि जब भारत का संविधान बनेगा तो उसका प्रारूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, कैसे कैसे उसका निर्माण किया जाएगा और उसमें क्या क्या शामिल होगा, इस पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष में हालांकि ठीक है व्यक्तियों की मतलब कमेटी कमेटी को इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें क्या गया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अन्य सदस्य जैसे सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. आर्य, सर तेज बहादुर सप्रू, जी आर प्रधान, ठीक है, शोएब कुरैशी, एन.एम. जोशी, अ, ऐसे बहुत सारे 9 प्रतिनिधियों को, लगभग 9 व्यक्तियों को क्या बनाया, इसमें शामिल किया गया और उन लोगों ने एक भारतीय संविधान का प्रारूप क्या किया, तैयार किया। ठीक है, तैयार किया। इस समय कांग्रेस जो थी ना, जो कांग्रेस थी जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार, उसमें जो मुस्लिम लीग थी, जो उसमें क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, उसे समाप्त करने के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि कोई समझौता हो जाए किसी लीग से कि यह जो ये एक क्या हो, एक केंद्रीय जो एक जो संयुक्त हो ना, जो निर्वाचन पद्धति क्या हो, संयुक्त हो, यानी कि सब लोग मिलजुल के वोट करें, ठीक, और उसके लिए क्या कर दिया जाए, कुछ सीटों का आरक्षण कर दिया जाए कि मतलब इतने सीट मुस्लिम लीग से या अल्पसंख्यक वर्ग से भरा जाएगा। ठीक है, इस पे वो समझौता करना चाहती थी, जिसमें समझौते के लिए मुस्लिम लीग को मनाना चाहती थी, यानी कि यह जो पृथक निर्वाचक मंडल हो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। हालांकि इस समय जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो लीग के अध्यक्ष थे, लीग लीग के क्या थे, शीर्ष नेताओं में से एक थे, परंतु अभी वो थे आगा खां। कौन थे? नहीं, आगा खां नहीं, कोई खां थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, तो जिन्ना भी कुछ शर्तों के आधार पे, जिन्ना कुछ शर्तों के आधार पे जो ये समिति गठन हुआ, इससे पहले ही, ठीक है, जिन्ना भी कुछ शर्तों के आधार पर ही चाहते थे कि वो क्या हो, पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया जाए, तो पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया जाए, परंतु उनका जो शर्त थी, उन शर्तों के आधार पे मुस्लिम लीग भी बट गई, 2 खेमे में
बट गई और एक हाँ, खफ़ी खां, ठीक है? खफ़ी खां कि एक खफ़ी खां के नेतृत्व में होगा जो अभी भी जो पृथक निर्वाचन मंडल बना हुआ है, उसे जारी रखना चाहते थे और कुछ शर्तों के आधार पे इसे समाप्त करना चाहते थे। तो इसी आधार पे जिन्ना जो है अल्पसंख्यक वर्गों का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो अल्पसंख्यक वर्गों का क्या किए, एक सम्मेलन बुलाएँ और सम्मेलन के आधार पे वो 4 पॉइंट रखे। 4 पॉइंट कुछ पॉइंट रखे, उन पॉइंट को ही दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जिन्ना ने बनाया था अल्पसंख्यक वर्ग को अब 1927 में। हालाँकि ये जो जो ये कांग्रेस की जो कमेटी गठन की गई थी, जो प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान का उस वो 1928 में की गई थी, परंतु उससे पहले ही विचार-विमर्श के माध्यम से जिन्ना को मनाने की कोशिश की गई थी। जिन्ना ने 4 प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में पहला था कि 1/3 यानी कि 1/3 ओके या 33 साढ़े 33 आई थिंक ना अब इतना इतना प्रतिशत क्या हो, केंद्रीय विधानसभा में सीटें क्या हो, आरक्षित हो। किसके लिए? अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सीटें क्या कर दी जाए, आरक्षित कर दी जाए। ओके। दूसरा, केंद्रीय परिषद में 1/3 जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी 33 सही 1/3। ओके, इतना प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधायिका में मिलना चाहिए। और 5 मुस्लिम बहुल प्रांतों, 5 मुस्लिम बहुल प्रांतों जिसमें क्या था, जो लीग में शामिल था किसके, पाकिस्तान का डिमांड बाद में करेंगे आगे, उसमें शामिल था जो है पंजाब, बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है? इन सब में क्या किया जाए, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो। सीटों का क्या हो, आरक्षण हो। सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। केवल पंजाब और बंगाल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व क्या हो, सीटों का आरक्षण हो। अन्य प्रांतों में जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ पे क्या कर दिया, केंद्रीय विधानसभा में और जो प्रांतों में विधानसभा है उनमें सीटों का क्या कर दिया, आरक्षण कर दिया। यानी कुछ सीटें आरक्षित कर दिया जाए और उसमें सभी लोग उसमें भाग लेंगे जो कहा बहुमत में होगी। परंतु जो पंजाब और बंगाल में वहाँ पे क्या कर दिया, सीटों का जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ठीक है? तो दूसरे में खफ़ी खाते हैं उन लोगों क्या कर दिया, वो पूर्णतः निर्वाचक मंडल के जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसी के पक्ष में थे और प्रथम तो ये क्या कर दिया गया, इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो उस समय के जो हिंदूवादी जो नेता थे, ठीक है? वो सांप्रदायिक हिंदूवादी सांप्रदायिक शक्तियाँ बोलेंगे, ठीक है, सांप्रदायवादी शक्ति बोलेंगे, हिंदू सांप्रदायवादी शक्ति, उन्होंने क्या कर दिया, इसको तीव्र आलोचना किया। इस आधार पे कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बना और कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने भी इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये रहा दिल्ली प्रस्ताव। हमने इसमें 4 पॉइंट को डिस्कस किया, ठीक है? और बंगाल प्लस प्लस ये पंजाब और जनसंख्या के अनुपात, जनसंख्या क्या हो, सीटों का आरक्षण हो, जनसंख्या के अनुपात में जितनी जनसंख्या हो उतना सीटें आरक्षित कर दी जाए। परंतु जो अन्य अन्य प्रांत थे जहाँ पे मुस्लिम क्या थे, बहुसंख्यक थे, वहाँ पे उनके लिए आरक्षित कर दी जाए, जनसंख्या के आधार पर नहीं, कुछ सीटें ही फिक्स कर दी जाए उसी पे हो, और जहाँ पे ना ही हो वहाँ पे जनसंख्या कर, ठीक है? तो ये ऐसे इस आधार पे इसमें बोला गया, परंतु इसमें कांग्रेस ने क्या कर दिया, असे अस्वीकार कर दिया। दिल्ली प्रस्ताव का क्या कर दिया, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। देखिए अब अस्वीकार कर दिया तो इसके आधार पे अब आगे जो ये कमेटी बनाई गई, कौन, जो बर्किनहेड का जो ये चुनौती था उसे स्वीकार करते हुए जो आगा खां की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें उसके उसमें जो डिस्कशन हुआ उसी के आधार पे मोतीलाल नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, मोतीलाल नेहरू ने 1 दिसंबर में, ये देखिए हमारा डिस्कशन यहाँ पे समाप्त हुआ, मैं थोड़ा-सा अलग से जोड़ रहा हूँ। अलग से मैं जोड़ ये रहा हूँ कि आगे मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, और जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें भी बता दूँ, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी राबी नदी के किनारे, रात को 12 बजे झंडा फहराया गया था, वहाँ तक मैं इस डिस्कशन को लेना जाना चाहता हूँ। देखिए 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट रखी गई। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और नेहरू रिपोर्ट रखी गई। देखिए हम इस डिस्कशन के आधार पर पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? सिंध को पृथक प्रांत बनाया जाए। सिंध को पृथक प्रांत बनाया जाए। यस, उसमें जो सिंध था ना वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। बोला गया कि सिंध को अभी और अभी क्या बना जाए, पृथक प्रांत बनाया जाए।
ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा सामने, कांग्रेस के सामने ऐसा ऐसा मांग जिन्ना ने रखा कि सिंध को अभी और अभी तत्काल क्या कर दिया जाए, बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाए, उसको राज्य का दर्जा दिया जाए और जिस जिस तरह से अन्य राज्य है, प्रांत है, जिस तरह से उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, उस तरह से उनको भी मिले। ठीक है? तो इस मांग को भी हालाँकि कांग्रेस भी चाहती थी, आगे हम डिस्कशन करेंगे, तो किसमें नेहरू रिपोर्ट में आगे डिस्कशन करेंगे, वो क्या चाहते थे। हम तो यानी कि प्रांत बनाने की मांग कर रहे थे। यस, इस आधार पे एक प्रश्न क्या हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा, केंद्रीय विधायिका में मुस्लिमों का 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। गलत, अभी हमने क्या 33 एक 33 सही, 1/3 1/3 ओके, तो इस आधार पे ये गलत हो जाएगा ना। अगर देखिए दूसरा गलत हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा ना। एक तो सही ही है, तो 3 बचेगा। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व क्या कर रहे थे, जनसंख्या के अनुपात में। यस, अन्य प्रांतों में जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन्हें वो क्या करते थे, आरक्षण चाहिए था, उनके सीट फिक्स हो जाना चाहिए, परंतु इसमें जनसंख्या के आधार पर सीट चाहते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। इस आधार पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हम अब आगे हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में कुछ शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं, जो 1 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया, रखा गया। नेहरू रिपोर्ट को उसमें रखा गया, जिसमें था, देखिए इस नेहरू रिपोर्ट में ही क्या किया गया था, पहली बार मैं बता दूं, इस नेहरू रिपोर्ट में ही क्या किया गया, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव था, यानी कि लोगों के पास क्या होना चाहिए, अपना स्वयं का अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, कुछ अधिकार ऐसे होने जिसे सरकार कभी छीन ना पाए। ये जो आज का है ना मूल अधिकार, भारत के संविधान में कौन सा भाग में है, बताओ। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक क्या है, भाग 1 है, 5 से लेकर 11 तक भाग 2 है, और 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल कहाँ तक, 35 तक क्या है, भाग 3, यानी भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो उसमें मूल अधिकार का क्या था, डिस्कशन हुआ था, और मैं इसका यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मौलिक अधिकार में क्या था, शामिल था नेहरू रिपोर्ट में, क्या था, नेहरू रिपोर्ट। ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना, ये क्रोनोलॉजी है। ठीक है, पहले दिल्ली प्रस्ताव आया, ठीक है, समिति का फिर गठन किया गया, समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंसारी थे। उसके बाद उस समिति की रिपोर्ट के आया, फिर उसके बाद उन सभी पे डिस्कशन करने के बाद नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया और इसी रिपोर्ट को कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया, तो क्रोनोलॉजी है, क्रमानुसार। इस तरह से मान लीजिए आ जाएगा 4 दिन, आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बोले क्रमानुसार लगाइए, तो आप यहाँ से एटलीस्ट आपको इतना अंदाजा जरूर लग जाएगा कि कौन किसके बाद आ रहा है। इतना देर तक डिस्कशन करने का आधार यही है। अगर आप बोर हो रहे होंगे तो प्ले स्पीड को थोड़ा स्पीड कर लीजिए, या फिर अगर आपको अच्छी खासी जानकारी है तो स्किप कर दीजिए इतना। ठीक है, हम हालांकि हम प्रैक्टिस करने के माध्यम से कर रहे हैं कि आपका भी प्रैक्टिस हो, मेरा भी प्रैक्टिस हो, सबका प्रैक्टिस हो। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार आया, मौलिक अधिकार इसमें चर्चा की गई थी, मौलिक अधिकार, और क्या हो, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, जो सरकार का गठन किया जाए क्या हो, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, उत्तरदायी सरकार। ओके, उत्तरदायी सरकार हो, और भारत को किसका दर्जा देना चाहिए, औपनिवेशिक दर्जा देना चाहिए। जो कह रहे थे ब्रिटिशर से डिमांड रखे कि भारत को जल्द से जल्द क्या मिले, औपनिवेशिक राज का दर्जा मिले, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिले। देखिए अभी भी ये लोग स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, तो क्या हो, सुप्रीम वही बने रहे, लेकिन हमें अपना स्वयं का शासन चलाने के लिए अधिकार मिल जाए। औपनिवेशिक राज का दर्जा मांग रहे थे, ऑफ ये शिक का दर्जा। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मांग रहे थे, तो ये औपनिवेशिक राज्य का अभी भी इनको क्या चाहिए था, दर्जा चाहिए था, यानी कि स्वतंत्रता अभी पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहिए था। ठीक है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कैसे होनी चाहिए, द्विसदनात्मक, जिसमें क्या हो, एक विधानमंडल हो और दूसरा विधान परिषद हो। विधानमंडल में डायरेक्टली चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, और विधान परिषद में अलग अलग क्षेत्र से अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा जिनका चुना हुआ होगा वो लोग चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे अप्रत्यक्ष प्रणाली से। ठीक, तो ये होगा द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसमें विधानमंडल और विधान परिषद हो, केंद्र में भी विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा हो। ठीक, केंद्र में समय के, तो इस तरह ये हो गया, और संयुक्त निर्वाचक मंडल हो,
मांग क्या थी? दूसरा, संयुक्त निर्वाचक मंडल। संयुक्त निर्वाचक संयुक्त निर्वाचक मंडल हो जिसमें क्या किया जाए? संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी पृथक निर्वाचक मंडल हो, उसे क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। साथ ही जिन्ना की मांग को देखते हुए जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था सिंध, सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। कब? जब भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाए तब। यानी कि जब तक भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक उसको सिंध को अलग ना। इसका कहने का मतलब अलग था। तो ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जब तक भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक उसको अलग, यानी कि औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिलने के बाद उसको अलग कर दिया जाएगा, सिंध को अलग कर दिया जाएगा। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मान लो जो प्रांत थे 11, कई प्रांत थे जिनमें 11 प्रांतों का चुनाव हुआ था, तो इन प्रांतों में जो विषय था ना, वो जो कार्य का विषय था बटा हुआ था। किसमें बटा था? कार्य सूची, राज्य सॉरी राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन सब के बाद भी जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसके पास हो? केंद्र के पास हो। जो आधुनिक समय में जो भारत में है, जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती थी? सेंटर के पास होती हैं। ठीक है, तो उसी आधार पे वो इनका डिमांड था। हालांकि इस पे भी मुस्लिम लीग को आपत्ति थी कि नहीं, ये क्या चाहिए? राज्यों को मिलना चाहिए। जो जो शक्तियां हैं अलग से, जो उनको क्या मिलना चाहिए? राज्यों को मिलना चाहिए, प्रांतों को मिलना चाहिए अवशिष्ट शक्तियां। इसी तरह कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में एकता का साहसपूर्ण प्रयास किया गया। इसमें जो सम्मेलन में था, इसमें ये सोचा गया कि मतलब मुस्लिम लीग जो अन्य है सबको एक मिला दिया जाए, यानी एकता का क्या किया जाए? कोशिश किया जाए। सिंधु को लेकिन जिन्ना चाहते थे कि सिंधु को तुरंत अलग किया जाए, सिंध को तुरंत अलग किया जाए, परंतु इस पे कांग्रेस सहमति नहीं हो पाई। और इसी मुसलमानों को जो थे ना, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब और बंगाल की सीटें आरक्षित करने की मांग की। जिन्ना ने बोला कि जब तक मुस्लिमों को वयस्क मताधिकार नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं, जो ये पंजाब और बंगाल की क्या किया जाए, वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाए। ऊपर हमने भी उसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसी इसी कांग्रेस ने जिन्ना के प्रस्ताव का कर दिया, नामंजूर कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। ऊपर वाला जो प्रस्ताव था, ठीक है, दिल्ली प्रस्ताव, उसे नामंजूर कर दिया था। फिर भी जिन्ना ने उसे बोला, क्या बोला कि हम जो यहाँ भाव आवेश में आ गए, कांग्रेस इनकी बात को मान लेगी। उन्होंने कहा कि हम इस धरती के क्या हैं? पुत्र हैं, बेटे हैं। तो मुसलमान एक तो मुसलमान क्या है? एक है। इस देश का तब तक तरक्की नहीं हुआ जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं हो जाते हैं। इस तरह से जिन्ना बोले। ठीक है, जिन्ना इस शब्दों का प्रयोग किए थे उस समय। हालांकि कांग्रेस ने जब इसे नामंजूर कर दिया तो फिर जिन्ना भी अब खफी खां के जो आवाज था, खफी खां के साथ ये भी मिल गए। अब यह अलग से लीग के साथ चले गए और धर्म कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, जिहाद का सहारा लेंगे जिन्ना। ठीक है? अब उसी आधार पे उस जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव मांगे रखे थे। 14 सूत्री प्रस्ताव ऊपर उसी वाले में शामिल है। ठीक है, तो वो क्या कर दिया गया? उसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। जिसमें अब इसी समय जो कांग्रेस में ना जो समाजवादी जो नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, इनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था, मदन मोहन मालवीय और इस तरह से व्यक्तित्व थे। इन लोगों ने क्या कर दिया? कांग्रेस पे दबाव बनाया और कांग्रेस ने इनकी जो जिन्ना के 14 सूत्री मांगे थे उसको अस्वीकार कर दिया। ओके, हालांकि आगे चल के साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रमुख बातें थी। साइमन कमीशन, उस रिपोर्ट पे हम नहीं जाएंगे, परंतु ठीक है, इसके बाद शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। साइमन कमीशन फिर आता है और फिर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाता है कहाँ पे? पंजाब में रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे। कब? 26 को 26 जनवरी 1929 को। हालांकि 1928 को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक मिनट, 1929 का नाम हुआ था लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। यस, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हर साल 26 जनवरी 1900 सॉरी हर साल 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अब हमें भारत को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या बोला गया था? बोला गया कि केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायी नहीं दिया जाए। और जो हर साल जो ये नियम बनाया गया था ना कि 1919 में कि हर 10 साल बाद यह समिति गठन की जाएगी और वो देश की जो भारत में उतने योग्य हैं कि नहीं, संविधान बना पाएंगे कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए जो समिति गठित की जाने की प्रावधान था उसे समाप्त किया जाए। ऐसा वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और जो ठीक है, इस तरह से गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक हितों
के प्रति क्या हो विशेष ध्यान रखें, इस तरह से और पृथक निर्वाचक मंडल को बनाए रखा जाए और पृथक निर्वाचक मंडल को और आगे भी बढ़ा दिया गया। इसके आधार पे जब आएगा ना 3 गोल में सम्मेलन होगा और इसके बाद जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट में अभी यह अन्य जैसे महिला वर्ग के लिए भी, सिख समुदाय के लिए भी और दलितों के लिए भी, अलग-अलग समुदाय के लिए भी, इन सबों के लिए भी और पृथक निर्वाचक मंडल क्या कर दिया जाए, प्रदान कर दिया जाए। उन लोगों को भी प्रदान कर दिया गया, ऐसा भी उसमें सुझाव दिया गया। इस आधार पे कांग्रेस ने और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। सब लोगों ने क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। ओके, आगे चल के 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन होंगे, गोलमेज सम्मेलन में उस पे हम नहीं जाएँगे, वो थोड़ा डीप का टॉपिक हो जाएगा। हम अपने आप कहाँ पे थे, पूर्ण स्वराज दिवस। तो देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए वो करने के बाद उसमें जब जो 1929 में हुआ था ना लाहौर अधिवेशन, उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर अब हमें किसका उपनिवेशी राज्य का नहीं, पूर्ण स्वराज का दर्जा चाहिए। अब पूर्ण स्वराज का दर्जा, हालाँकि इसका इसमें उन्होंने व्याख्या नहीं किया था पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है, परंतु अब उनका डिमांड था कि पूर्ण स्वराज का क्या चाहिए हमें चाहिए। इसी के लिए पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी, हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो उसी का कहीं बेस हमारे जो भारत का संविधान था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 26 जनवरी को ही मनाया गया। हालाँकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के लागू हो गया था, बन गया था, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली लागू किया गया ताकि 26 जो हमारा जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, वही वाला यहाँ भी रिपीट हो। उसी को देखते हुए तो ये हुआ ना कि लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो इसी आधार पे लगभग रावी नदी के किनारे, पंजाब में रावी नदी के किनारे रात्रि को 12 बजे भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया, नवनिर्मित तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ओके, तो इस तरह लाहौर अधिवेशन के लिए समझे ना ये आप। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आशा करता हूँ ये थोड़ा हमारा लंबा डिस्कशन हो गया, परंतु रिवीजन भी आपका इस तरह से हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए लास्ट प्रश्न है क्या जी, इस पीडीएफ के 2 प्रश्न हैं। हम इन दोनों प्रश्न को खत्म कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे अपने प्रश्न पे, अपने अगले सेशन पे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है 12वां, ब्रिटिश भारत के दौरान, कौन भारत, जब ब्रिटिशर्स भारत में थे, ये ब्रिटिश भारत के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। क्रांतिकारी गतिविधियों की घटनाओं पर विचार, क्रम बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद आ रहा होगा ना, यस, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ना। काकोरी सशस्त्र डकैती का आयोजन किया गया। देखिए काकोरी जो कांड हुआ था, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के ही लोग किए थे। पक्का ये क्या हुआ, हर हाल में 1-2 से पहले आएगा ना, एक हाल में क्या हुआ 2 से पहले आएगा, जहाँ भी 2 से के बाद आया वो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें 2 के क्या है, 2 के बाद आया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 के बाद आया है, गलत, दोनों में से कोई सही होगा। नहीं जाएंगे, प्रश्न को देखेंगे फिर तब। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, भगत सिंह ने किया था ना इसका स्थापना, नौजवान सभा का, ठीक है। और फिर इसके बाद चट्टगांव आर्मरी रेड, चट्टगांव शस्त्रागार छापा की गई थी। हमने देखी अपनी इन वीडियो के माध्यम से लगभग सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराए हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अब तक जो डिस्कशन किया उसके आधार पर प्रश्न को अटेम्प्ट करें। आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर फिर भी हम चलते हैं, पहले इसको, इसमें जो डिस्कशन है चारों कथन है उसका डिस्कशन कर लिया जाता है, फिर उसके बाद अपने इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा उस कथन, उस डिस्कशन के आधार पे। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी ना, स्थापना की गई थी, हम इसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान एच आर ए, एच आर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। आर्मी बोले या एसोसिएशन, दोनों नाम एक ही है, ठीक है।
आर्मी, इसकी गठन किया गया था अक्टूबर, देखिएगा अक्टूबर 1924 को, अक्टूबर 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो कि कानपुर में की गई, कहाँ पे की गई थी? कानपुर में। कानपुर में की गई थी और इससे जुड़े हुए व्यक्तित्व जो थे जिनकी इसकी स्थापना में अहम योगदान निभाया था, उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद, हमें इसके राम प्रसाद बिस्मिल थे और सचिंद्र नाथ सान्याल थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक बुक लिखा था बंदी जीवन, याद आ गया। सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक बुक लिखा था बंदी जीवन, जो उस समय के जो क्रांतिकारी थे ना, उन लोग ये उस बुक को पढ़ते थे और जोश से भर जाते थे, मोटिवेट हो जाते थे और फिर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे, जी जान से अंजाम देते थे। ये हो गए सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, और सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, योगेश चटर्जी हो गए, ठीक है, योगेश चटर्जी, योगेश, योगेश ये वाला सर रहेगा ना, चलो ये वाला योगेश चटर्जी, योगेश चटर्जी हो गए। ये सारे व्यक्ति इसके संस्थापकों में से एक थे, जो समय की तत्कालीन जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए का निर्माण किया गया था। हालांकि इसे कुछ हम और पीछे चल के सोचें तो उस समय गांधी जी का क्या होता, पदार्पण हुआ हो चुका था भारतीय क्रांतिकारी राजनीति राजनीति में, ठीक है। तो उसमें सभी ने अवज्ञा, सॉरी, एक आंदोलन चल रहा था ना, असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन अपने पूरे देश में, मतलब भारत में जगह जगह पे, मतलब सब जगह जन भागीदारी भी इसमें आ गई थी, लोग इसमें पूर्ण रूप से शामिल हो चुके थे। इसमें अब क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ने लगी थी। हिंसा, गांधी जी का अहिंसा का विचारधारा था, जो चाहते थे क्या हो, अहिंसा, अहिंसा के रूप से हम अपने इस देश को आज़ाद कराएं। परंतु उसी समय ये आंदोलन अभी अपने तीव्र पे था, अपनी चोट, मतलब विकास, मतलब में पड़ाव पे था, मतलब, ठीक है। तो उसी समय भारत में, सॉरी, भारत की गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जिले में, सॉरी, गोरखपुर जिला है और इसके चौरी चौरा नामक क्षेत्र में, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ना, ये मेरे घर से लगभग आई थिंक 5 किलोमीटर दूर है बस, ओके। जहाँ पे शहीद स्मारक बना हुआ है, कभी यहाँ पे अगर समय मिले तो घूमने आइएगा, ओके। तो शहीद स्मारक ना, तो वहाँ पे चौरी चौरा में यह लगभग यहाँ पे एक पुलिस चौकी थी। हालांकि वो वहाँ से उसके रास्ते से एक सभा निकल रही थी, उस सभा में ब्रिटिशर्स ने गोली चला दी थी, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। तो रात को, सॉरी, दिन में मतलब उस समय उन लोगों ने क्या किया, पुलिस चौकी को घेर लिया। उस पुलिस चौकी में घेर लिया, जिसमें 20 से 22 लोग क्या होते हैं, जिंदा जला दिया गया। उसमें आग लगा दी गई पुलिस चौकी, उसमें झोपड़ी का बना हुआ था होता था, तो आग लगा दिया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों क्या हुए, जिंदा जल गए, मर गए, ठीक है। तो जिससे गांधी जी इसे बहुत हताहत हुए। ये घटना घटित 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब घटा था? 5 फरवरी 1922 को, देखिए 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई और 12 या 14 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए गांधी जी ने जब यह असहयोग आंदोलन अपना वापस लिया था, इसकी क्या की गई, सभी जो गांधी जी, जो इस समय के नेता थे, उन लोगों ने क्या किया, इसका आलोचना किया था। जैसे मान लीजिए इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, तो उन्होंने आलोचना किया था कि, नहीं, पंडित जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू जी ने इसमें क्या कहा, इसमें आलोचना किया और कहा कि अगर मान लीजिए हिमालय के किसी गांव में कोई घटना घटित होती है, तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को की सजा क्यों मिलेगी? इसी का मत कहने का तात्पर्य ये है, किसी एक घटना को घटिया तो उसी के अंजाम पे हम पूरे जो आंदोलन का उसी को दोषी क्यों ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे जो गांधी जी का था, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर अब क्रांतिकारी जो थे वो उग्र हो गए, जो लोग क्रांतिकारी थे उग्र हो गए। अब मान लीजिए वो सफल हो रहा था काफी काफी हद तक, ये उसी को मेन वक्त पे ही आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो ये जो गांधी जी का अहिंसावादी था ना, अहिंसावादी विचारधारा, उसी को टैकल करने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। यानी कि जो गांधी जी की जो अहिंसावादी विचारधारा है, इसके खिलाफ लोगों में क्रांतिकारी गतिविधियां की भावनाएं पैदा की जाएं, उसकी जो गांधी जी की विचारधारा है, इसको इसके विरोध में लोगों को
खड़ा किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से जितने भी विदेशों में जितने भी कुछ जो देश आज़ाद हुए हैं ना, हर लोग क्रांति की राह पे चल के ही अपने देश को आज़ाद हुए हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अन्य औपनिवेशिक जो राज्य देश होते हैं, जो उपनिवेश बनाए रहते हैं, वो लोग कभी भी बिना खून के बदले वो लोग आज़ादी नहीं देते हैं। उन लोगों को एग्जाम्पल पेश किया जाता था, उन लोगों के सामने जो युवा वर्ग थे उन लोगों को जागरूक किया जाता था, ठीक है। तो इन्हीं सब सिलसिलों के लिए, इन्हीं सब क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस बेस को। तो इसका गठन किया गया है राम प्रसाद बिस्मिल, शशिनाथ सान्याल और योगेश चटर्जी जैसे युवा नेता क्या थे, युवा क्रांतिकारी लोगों ने इसका गठन किया गया। कहाँ पे किया गया था? कानपुर में किया गया था। जिसका नाम था यह था, जिस तरह से अमेरिका का क्या था, अमेरिका का जो नाम था गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत, उसी के नाम पे सॉरी संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, उसी के आधार पे भारत का नामकरण करना था। क्या एक संघीय सरकार का संघीय भारत का गठन करना था, जिसका नाम क्या होगा? संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत, ऐसा उनका नाम होता। और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने का उन्होंने निर्णय लिया। इसी में एक क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक बुक लिखी। उस बुक के जो क्या था, उसमें की पाठ्य पुस्तक बन गई। जो भी जितने भी क्रांतिकारी थे उस बुक को पढ़ते थे और मोटिवेट होकर के क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो जाते थे। देखिए अब हम चलते हैं आगे अपने प्रश्न में। इस दल के नाम इस दल में कानपुर सम्मेलन में शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने भी भाग लिया। ठीक है, इस संगठन की बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, दिल्ली, पंजाब, मद्रास अन्य शाखाएं स्थापित की गई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनकी शाखाएं स्थापित की गई, जो वहाँ उस शाखा से इसकी गतिविधियों को क्या कहता था, संचालित किया जाता था। आपको मैं बता दूं, ये जो ये जो है ना, ये जो अ, क्या ये जो हाँ, अनुशीलन समिति की जो गठित की गई थी ना, कहाँ पे? बंगाल में। उस अनुशीलन समिति के भी सदस्य इसमें भाग लिया करते थे। आगे चल के भी हम बताएँगे, ठीक है? इसमें भाग लिया करते थे अनुशीलन समितियाँ, उसके भी सदस्य इसमें भाग लिया करते थे। देखिए, जो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही अथवा क्रांति की आवश्यकता को बल दिया। इन लोगों ने कहा कि मतलब हमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करना होगा, ओके? और बिना क्रांतिकारी के हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा इन लोगों का मानना था। अंग्रेजी राज्य के स्थान पर समाजवादी विचारधारा प्रेरित भारत में संघीय राज्य की स्थापना करना था। जो अंग्रेजी विचारधारा था उससे उससे हट करके समाजवादी विचारधारा से क्या करना था? एक संघीय राज्य की स्थापना करना था। तो ये सब बातें हो गई। इसकी स्थापना के उद्देश्य, इसकी स्थापना क्यों किए गए और इनका भविष्य में क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहेंगे, ये सब यहाँ तक इस संदर्भ में हो गया। अब हम चलते हैं आगे, इसकी जो की गई एक्टिविटी है उसमें बात करेंगे, ओके? जो इसमें क्या आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा मेन रूप से ये काकोरी कांड, और इसमें और भी कुछ गतिविधियां हैं जो किए गए। अब हम उसके जो इसके परिणाम क्या निकले उसकी हम बात करेंगे, ओके? चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, जो ये क्रांतिकारी गठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसी में से इसी संगठन के बहुत सारे सदस्यों ने, जिसमें क्या होते हैं, जो इनका कार्य था कि जो ब्रिटिशर्स के जो कारखाने हुआ करते थे जिसमें असलहे, गोला बारूद रखे गए होते थे, उन्हें इन लोगों के पास पैसे की थोड़ा अभाव था, लोग इसका सपोर्ट ज़्यादा कर नहीं रहे थे, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, अच्छा कि उन्हीं सबको लूटते हैं, लूट करके उन्हीं सबसे लूट करके और फिर उन्हीं का प्रयोग उनके अगेंस्ट करेंगे, उन्हीं के विरुद्ध हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसी कड़ी में जो कोसों का क्या होता है, राजकीय कोसे थे, उनको लूटना था, अपने धन का प्राप्त करना था, ठीक है। इस पे आप पिक्चर भी एक देखे होंगे, बॉलीवुड का एक मूवी है जिसमें आमिर खान हीरो है। पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ, नहीं, काकोरी कांड के नाम से ही रिलेटेड है। पिक्चर को देखिएगा तो आप मिल जाएगा, ठीक है? तो इस पिक्चर को जरूर देखिएगा आप लोग, समय मिले तो कभी, ठीक है? तो ये लोग आके राजकोषी को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया, और इसी कड़ी में 9 अगस्त 1930 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1900 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ ना, काकोरी कांड। क्या हुआ? काकोरी कांड। काकोरी कांड की घटना घटी जिसमें क्या हुआ,
यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर रेलवे लखनऊ स्टेशन, सहारनपुर से रेलवे लखनऊ की तरफ रेलवे स्टेशन जा रही थी, वहीं पे सहारनपुर से और लखनऊ के बीच में एक काकोरी नामक स्थान है। यहाँ पे हो गया सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर और लखनऊ, इसके बीच में है कहीं काकोरी। इस काकोरी नामक स्थान पे एक ट्रेन आ रही थी, जिसमें उस ट्रेन में क्या थे, गोले बारूद असलहे वगैरह रखे हुए थे, ठीक है। उस ट्रेन का नाम था नाम उसका क्या था, ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे उसका। तो हाँ, एट डाउन मालगाड़ी, एट डाउन मालगाड़ी है, एट डाउन मालगाड़ी, नाम याद रखना ना, ये हो सकता है किसी एग्जाम में डायरेक्ट नाम ही पूछ ले, ठीक है, ये किसी संबंधित है। तो वहाँ पे काकोरी नामक षड्यंत्र को क्या कहते हैं, अंजाम दिया गया, काकोरी षड्यंत्र के अंजाम दिया गया। फिर इसके बाद इनमें अभियुक्त थे बहुत सा, 17 इसमें अभियुक्त को पकड़ा गया बाद में, लूट लिया, लूट करके सफलतापूर्वक लूटा, ठीक है। बाद में फिर ये सब पकड़े गए, जिसमें 17 अभियुक्तों को क्या किया, आजीवन कार, लंबी लंबी सजाएं दी गई, आजीवन कारावास दिया गया, सजा दी गई, ठीक है। जिसमें से 4 क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सॉरी, रोशन लाल सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी, इन चार क्रांतिकारियों को क्या दिया, फांसी की सजा दी गई, फांसी की क्या दी गई, सजा दी गई। देखिए, जो इन चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा 4 जगह पे दी गई, चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा एक जगह पे इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इसमें लोग, सभी लोग जो इनके मान लीजिए, जो इनके क्षेत्र के या फिर कहीं के भी लोग होते हैं, वो लोग इकट्ठा होते हैं और सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होंगे, तो इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है और विद्रोह भड़क सकता था। इसी को इग्नोर करने के लिए इन चारों लोगों को 4 जगहों पे फांसी दी गई, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ भी, गोरखपुर में, मेरे यहाँ दिया गया था, गोरखपुर में दिया गया था। अशफाक उल्ला खां को आई थिंक फैजाबाद, और इनको कहाँ दिया गया था, नैनी, रोशन लाल सिंह को कहाँ दिया गया था, नैनी में, और इनको कहाँ दिया गया, गोंडा, लखनऊ जाते समय रास्ते में पड़ता है, गोंडा जिला है ना, ठीक है, गोंडा में दिया गया था राजेंद्र लाहिड़ी को। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बना दूं, अशफाक उल्ला खां एक चिड़ियाघर भी है गोरखपुर में, अभी नवनिर्मित, जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर नाम से, इनके नाम से एक चिड़ियाघर का उद्घाटन भी किया है हाल ही में। यहाँ पे आएंगे आप गोरखपुर में, तो गोरखपुर में एक है राम, एक रामगढ़ ताल है, उस रामगढ़ ताल के किनारे वो अच्छा दृश्य बनाया गया है, ओके। और वो गोरखपुर में ही एक सैनिटोरियम भी है, नक्षत्रशाला भी है, आप अगर जरूर आइएगा घूमने, और गोरखनाथ मंदिर तो है ही, नक्षत्रशाला है, और यहाँ पे एम्स का भी निर्माण हुआ है, साथ ही साथ बगल में कुशीनगर है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, साथ ही साथ, तो आइएगा जरूर घूमने। यहाँ से NH 28, नेशनल हाईवे 28 और NH 24, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे काटते हैं, गोरखपुर में ही NH 16 है, जो यहाँ से कहाँ से मतलब गोरखपुर के पास से ही ये तीनों हाईवे होकर गुजरता है, सोनौली के रास्ते जाता है। तो ये तीनों हाईवे यहाँ से गोरखपुर से गुजरती हैं, आने जाने में भी अच्छा है। और यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट भी है, सॉरी, गोरखपुर एयरपोर्ट भी है, साथ ही साथ गोरखपुर का जो ये है ना रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ये याद रखना है, विश्व का। तो ये गोरखनाथ मंदिर है ही, गोरखपुर क्षेत्र से ये राप्ती नदी बहती है, अच्छा खासा इसका हिस्ट्री है, कुसमी जंगल भी है। अब आइए हम चलते हैं, जो ये हमारे क्रांतिकारी को जो अंजाम दिए थे, आप समझ गए होंगे, ये कब दिया गया था, 9 अगस्त 1925 को। चलिए हम कुछ थोड़ा सा अपने पॉइंट पे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना कब हुई थी,
1924 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 को। और अब आ जाएंगे हम नौजवान सभा। इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने किया। कब किया था भगत सिंह ने? अब इसके बाद हम आते हैं 1926 में। कब किया था? 1926 में। ठीक है, 1926 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना की गई थी, नौजवान सभा की स्थापना की गई, जिसके क्या थे? जो सरदार अजीत सिंह थे ना, सरदार अजीत सिंह, जो कहाँ पे चले गए हैं? अफगानिस्तान के रास्ते चले गए हैं। अफगानिस्तान में ही है। अफगानिस्तान के रास्ते चले गए हैं और उन्हीं के सहयोग से, अजीत सिंह के सहयोग से ही सुभाष चंद्र बोस जब भारत छोड़ के जा रहे होते हैं, कहाँ पे? जर्मनी में जा रहे होते हैं, तो इनका भी सहयोग मिला था, अजीत सिंह का भी सहयोग मिला था। इसके सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक मूवी है बॉलीवुड, तो उस मूवी को बहुत अच्छा देखिएगा। उसमें राजपाल यादव भी हैं, जो काफ़ी अच्छा कॉमेडी भी करते हैं उसमें। ठीक है, तो हास्य से भरा भी है, अच्छा लगता है देखने में मूवी। तो इसमें अच्छा खासा उसमें जो जो सुभाष चंद्र बोस का रोल है बहुत अच्छा निभाया गया है और उनका किरदार निभाया गया है। इस साथ साथ जब उनका जहाज उड़ता है वहाँ पे और चले जाते हैं, फिर शाहनवाज गिल और ढिल्लो इन सभी लोगों के समर्थन में, देश में क्या होता है, इनके समर्थन में आंदोलन खड़े हो जाते हैं। फिर और वावेल ने वावेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इन लोगों को मुक्त किया, आज़ाद किया। सॉरी, मतलब इन लोगों की जो फांसी की सजा था उसे माफ़ कर दिया था। तो वहाँ तक ये पूरा सीन दिखाया गया है। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप देखेंगे तो आप ज़रूर आपकी आपकी आँखें भावुक हो जाएँगी। ठीक है? देखिएगा ज़रूर कभी समय मिलता है तो। देखिए अब हम आगे चलते हैं, जो ये अजीत सिंह थे ना, सरदार अजीत सिंह, उन्हीं के ये भतीजे थे। अब मुझे इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। शहीद भगत सिंह, आज शहीद आजम भगत सिंह इनका नाम है। ठीक है? उन्होंने क्या किया था? भगत सिंह ने अपने मित्र छविल दास, आगे चलता हूँ। देखिए, ये हमारा दूसरा डिस्कशन हो गया था। दूसरा पॉइंट का डिस्कशन हो गया था। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जिसमें तीसरा कथन दिया उस पे देखेंगे। कौन सा था? नौजवान सभा। देखिए नौजवान सभा, भगत सिंह, छविलदास, यशपाल, इन तीनों लोगों ने मिल करके नौजवान सभा की क्या की थी? स्थापना किया था। नौजवान सभा की स्थापना किया था और इस संगठन के कार्यकर्ताओं में जैसे केदारनाथ सहगल, मेहता, आनंद किशोर, मशहूर आंदोलनकारी थे जो इसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है? इसमें शामिल थे। मैं इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। इसमें शामिल थे, जो इसमें एक साथ मिलकर क्या करते थे? गतिविधियों में संलग्न थे। तो इस तरह से और भी नौजवान सभा की बैठकों में ना जवाहरलाल, जो कांग्रेस के उस समय के बड़े-बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, भूपेंद्र नाथ दत्त जो अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था ना, कौन-सा? ढाका, कत्ता, मिदनापुर, 3 अनुशीलन समिति थे, उसी से जुड़े हुए थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है? तो भूपेंद्र नाथ दत्त और राष्ट्रीय नेता जाकर के वहाँ पे भाषण दिया करते थे। ठीक है? नौजवान सभा ने भारत में के नवयुवकों को आयरलैंड, टर्की, जापान, चाइना ईटीसी के स्वतंत्रता संग्रामों से क्या है? प्रेरणा लेते थे। वो लोग उनका अनुकरण करना चाहते थे। जो आयरलैंड की स्वतंत्रता थी, टर्की की स्वतंत्रता थी, जापान की और चाइना में जिस तरह से उस समय चल रहे थे, तो उन सभी से क्या प्रेरणा लेते थे और उसी के आधार पर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। ठीक है? इस सभा ने रूस के साथ मिलकर क्या मनाया था? मित्रता दिवस मनाया था। काकोरी कांड दिवस मनाया, मित्रता दिवस मनाया। इस आंदोलनकारियों ने, नौजवान सभा के जो भगत सिंह, छविलदास, यशपाल जो हैं और अन्य जो सदस्य हैं, उन लोगों ने काकोरी कांड दिवस मनाया, मित्रता दिवस मनाया। किसके साथ? रूस के साथ मिल करके। रूस भी जो साम्यवादी सरकार थी वो ब्रिटिश के क्या थे? खिलाफ थी। ठीक है? हालाँकि उसने द्वितीय वर्ल्ड वार में मिल करके जो मित्र राष्ट्र थे उसमें शामिल हो गए थे, इसके साथ मिल गई थी क्योंकि उन दोनों का कॉमन दुश्मन कौन था? जर्मनी हो गया था, इसलिए। ओके, और 20 अक्टूबर 1927 को जिस समय साइमन कमीशन आया था, ठीक है? साइमन कमीशन 1927 में आया था ना, उसमें लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था। लाठीचार्ज कर दिया था जिसके कारण उनका क्या हुआ था? देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसे इसका उसका बदला लेने के लिए इस नौजवान सभा ने प्रतिज्ञा की कि हम इसका बदला अवश्य लेंगे। आगे चलकर इसका बदला लेने के लिए क्या किया जाता है? अ, बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने
जो कांड किए थे इन लोगों को क्या किया गया, फांसी दिया गया था। इसका डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं आगे। देखिए आगे चल के एक लाहौर हत्याकांड की घटना घटित होती है। जो ये भगत सिंह थे ये लाहौर से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। लाहौर हाँ, जो पंजाब से आई थिंक 45 किलोमीटर दूर या कम ही दूर है, ठीक है, बहुत कम ही नज़दीक ही है। तो वहाँ पे बिलोंग करते थे। ओके, तो भगत सिंह और भगत सिंह के साथ जो ना थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और भी इनके साथ मिल करके चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, इन सभी लोगों ने मिल करके जो जो जिसने सैंडर्स था ना, वो पुलिस कमिश्नर था, जिसने क्या किया था, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलवाया था। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलवाया था। उसी को क्या कहते, सैंडर्स और उसके जो रीडर था, जो दीपिकार का था, वो कौन था, चरण सिंह। उन दोनों को क्या करते, गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह थे इसमें शामिल, यशपाल, चंद्रशेखर आजाद और अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल के हम लाहौर षड्यंत्र केस में आगे चल के जतिन दास को भी पाएंगे ना, जतिन दास जो इनके साथ मिलकर भूख हड़ताल करते हैं और 63 दिन की लंबी उपवास के बाद उनकी क्या होती है, देहांत हो जाती है। आगे चल के वो अभी आएंगे इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, तो सैंडर्स की हत्या कर दी गई, लाहौर षड्यंत्र केस भी हुआ, हालांकि इसमें ये लोग बच निकले। परंतु आगे चल के फिर दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में इन लोगों ने क्या किया, बम फेंका। दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में क्या हुआ, बम फेंका, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को ही क्या कर गया, जो पब्लिक सेफ्टी बिल भी आया था ना, उसमें पब्लिक सेफ्टी बिल साइमन कमीशन के बाद कहा जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल आएगा, उसके विरोध कर रहे, उसके विरोध में उन्होंने क्या किया, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल भी आया था, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने इस पर क्या किया, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, क्योंकि वो बोल चाहते थे, क्या थे, जो ये सेफ्टी बिल आया था, पब्लिक सेफ्टी बिल आया था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था, उस बिल के, इस दोनों बिल है ना जो ये, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके विरुद्ध में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उनकी आवाज़ों को दबाया जाता था, सुना नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने बम फेंका। और उसमें ना असेंबली में क्या किया, बम फेंका गया और पर्चा भी फेंके गए, बोला गया कि बाहरी कानों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। असेंबली में बम फेंका गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ में आए, ये बदला हो गया। और फिर इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैद कर लिया जाता है। फिर आगे चल के उसमें जतिन दास भी आ जाएंगे। इन लोगों ने जो राजनीतिक क्रांतिकारी जो थे ना, लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस गांधी इरविन समझौता में बोला गया कि जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, परंतु जो हिंसा का सहारा ना लिया हो। इन लोगों ने हिंसा का सहारा लिया था, इसलिए इन लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज़ाद नहीं किया जाता है। परंतु इन लोगों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पे चले गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ साथ वो जतिन दास भी उसमें आ गए थे। तो उसमें जतिन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन लोगों का मांग था कि इन लोगों को भी क्या किया जाए, राजनीतिक क्रांतिकारी ही माना जाए, इनका डिमांड था। गांधी जी इस पर सहमत नहीं थे, इसलिए इनको भी आज़ाद नहीं किया गया। तो ये हो गया हमारा नौजवान सभा के बारे में। अगला जो कथन है ये है चटगांव छापेमारी। ये हो गया ना, ये आगे चल के इसके बाद आई थिंक 1929 में घटेगा ना, तो 29 यस 28-29 इतने में घटित होगा। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका डिस्कशन इतनी दूर में हम कर लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम इसका डिस्कशन अभी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं बहुत डीप में। देखिए देखिए, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की गई, इससे जुड़े व्यक्तित्व हैं। ये व्यक्तित्व हैं सूर्य सेन। कौन है, ये हमारा डिस्कशन है ना, कौन है, सूर्य सेन। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। ये एक टीचर भी थे पेशे से, ठीक है। ये जो समय स्वदेशी आंदोलन चला था ना, उस स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, ठीक है। उसमें टीचर भी हुआ करते थे और आई थिंक स्टूडेंट भी थे। ये उस समय स्वदेशी आंदोलन को करने के लिए ये अपने स्कूल को छोड़ दिए थे। हालांकि आगे चल के फिर टीचर भी बने थे ये। उसमें कि स्वदेशी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा में बहुत बल दिया गया था, उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए थे। तो उन्हीं में से यह भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया और उसमें टीचिंग के लिए भी अपना पेशा अपनाया और पढ़ाया बच्चों में, और क्रांतिकारी गतिविधि में भी संलग्न हुआ करते थे। जो अनुशीलन समितियाँ बनी थी
और ढाका अनुशीलन समिति, कलकत्ता अनुशीलन समिति और मिदनापुर अनुशीलन समिति, ये तीनों अनुशीलन समिति क्रम से है, याद कर लेना। ठीक है, ये अनुशीलन समितियों के जो सदस्य हुआ करते थे, इन गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे सूर्य सेन। ठीक है, और इन्होंने जो बंगाल की नई पीढ़ी जो उस समय अनुशीलन समितियां थी, वो आगे चल गया हुई थी, थोड़ा सा दब गई थी और उनकी उनकी क्रांतिकारियों को फिर से नए तरीके से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, एक आर्मी इसी के बैनर तले इन्हें क्या किया, संगठित किया। तो IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी क्या की गई, गठन की गई। क्या इसी के तले इन्होंने फिर क्रांतिकारियों को संगठित किया और अंजाम दिया। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और यह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक थे, जिसके चलते क्रांतिकारी समाज में मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते थे। इसका मैंने डिस्कशन किया है कि मास्टर दा के नाम से ये जाने जाते थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव आर्मी रेड 1930 सूर्यसेन ने चटगांव विद्रोह की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के बैनर तले आयोजित किया। 18 अप्रैल 1933 को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को जो संगठन किया था, इसी के तले जो ये चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की जाएगी, उसका संगठित किया, जिसमें महिलाओं ने भी इनमें बहुत सारे सक्रिय रूप से भाग लिया था। कुछ महिलाओं का भी हम इसमें नाम भी बताएंगे। ओके, तो परिणाम स्वरूप इस संगठन के 65 युवक और युवतियों ने जो उस समय ब्रिटिश भारत के जो ड्रेस थे, पुलिस के ड्रेस थे, उसका पोशाक पहन करके रात्रि के समय उस शस्त्रागार पे क्या कर दिए, हमला कर दिए। हमला करके वहाँ पे कुछ पुलिस वालों को क्या गिरफ्त में ले लिए और फिर कुछ पुलिस वाले इनके साथ भी मिले थे शायद। ठीक है, मिले थे। जब चटगांव आर्मर जो चिट्टागोंग मूवी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मूवी देखने में। अच्छा है, बहुत अच्छा मूवी है। और चिट्टागोंग में राजकुमार राव भी हैं इस मूवी में, देखिएगा कभी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस मूवी में दिखाया गया है। हम मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, उधर नहीं जाएंगे हम। तो 18 अप्रैल 1930 को चिट्टागोंग आर्मरी रेड का क्या गया डिसीजन लिया गया और फिर लगभग 65 युवक और युवतियों के साथ मिलकर के चिटगांव आर्मी रेड को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रसिद्ध सूर्यसेन खाड़ी। इसके बाद सूर्यसेन ने अपना एक सरकार का भी गठन किया। ठीक है, सरकार का भी गठन किया, जिसमें ये क्या बन गए, उसके काम चलाऊ सरकार का गठन किया, जिसमें ये हेड बन गए और धोती कोट पहने हुए थे और वहाँ पे ये गांधीवादी लगाए हुए थे। ठीक है, गांधी जी से प्रेरित थे। आगे चलकर 16 फरवरी, हालांकि ये आगे चल के ये सरकार चलती रही। हमें देखना ये है कि डेट कब था ना, यह 1930 को था। कब था, यहाँ पे गलत लिख दिया, 1930 1930 को इसका क्या किया था, अंजाम दिया गया था। जो चटगांव छापेमारी है, इसको अंजाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके में आगे चल करके सूर्यसेन को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। सूर्यसेन को गिरफ्तार करके क्या दी जाती है, 16 फरवरी 1933, 16 फरवरी 1935 को उन्हें क्या कर दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाता है। ठीक, फांसी। ठीक है, इस तरह से ये भी एक क्रांतिकारी हैं, अब वीरगति को प्राप्त हुए। तो हमारा ये जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 क्रम से हो गया। देख पा रहे होंगे आप। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ओके, अब हम चलते हैं। ये जो डिस्कशन हमारा बहुत लंबा चौड़ा हो जा रहा है, फिर भी हम करेंगे। देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, यस, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फसल की बर्बादी के बाद करों की छूट के लिए आयोजित किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फसल की बर्बादी के बाद करों की छूट के लिए आयोजित किया गया था। करों की छूट के लिए फसल बर्बादी ना, खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। ओके, आयोजित किया गया था। एक परिणाम के रूप में सरकार उक्त विचाराधीन वर्ष के लिए कर को निलंबित करने और सभी जब्त संपत्ति को वापस करने पर सहमत। सभी, देखिए यहाँ सभी आया है ना, आई थिंक 25% जितने भी जब्त संपत्ति थे उसका 25% वापस करने के लिए सहमत हुई थी। हाँ, अभी देखते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये रहा प्रश्न। इस प्रश्न के माध्यम से हम तथ्यों को जानेंगे, फिर तथ्यों के आधार पे इसका सही जवाब चुनेंगे। ठीक है, तथ्यों के आधार पे। देखिए, 9 जनवरी 1915 को दादा अब्दुल्ला का एक केस था। उस केस को सुनने के लिए गांधी जी कहाँ पे गए थे, डरबन। डरबन कहाँ है,
साउथ अफ्रीका की राजधानी है, ठीक है? वहाँ से गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। हालाँकि मैंने पीछे बोला कि 1915 में नहीं, 1993 में गए थे, ठीक है? 1993 सॉरी 1893 में गए थे। 1893 में गए थे और 1915 को वापस आए। साउथ अफ्रीका में थे, बहुत दिन लंबे समय तक रहे। वहाँ के क्रांतिकारी वहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लिए, ठीक है? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे ना? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में आए। इसी 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है ना, भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 9 जनवरी 1915 को भारत में आए। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के सहयोग से जो बनारस विश्वविद्यालय है, उसमें बनारस विश्वविद्यालय का क्या था? ये फीता कट रहा था, मतलब उद्घाटन था। ओके, उद्घाटन समारोह था। उस समारोह में गांधी जी शिरकत हुए, मतलब वहाँ पे उपस्थित हुए। उस आंदोलन में सॉरी उस फीता क्या बोलते हैं उसको, उद्घाटन में गांधी जी को बोलने का मौका दिया गया। गांधी जी उस समय जो आधुनिक क्या थे, आधुनिक जमींदार वर्ग जो इसमें के मॉडर्न थे ना, जो किसान वर्ग का जो उसमें दशा था, जो अन्य लोगों का जो निम्न वर्ग का दशा था, उस पर बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया। और इसका जिम्मेदार जो आधुनिक पढ़े लिखे लोग थे, जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उनको जिम्मेदार ठहराया, ठीक है? कुछ ऐसा ऐसा डिस्कशन किया था। इस डिस्कशन को उसमें के रामचंद्र शुक्ल जो चंपारण के थे, रामचंद्र शुक्ल भी उसमें उपस्थित थे। उन्होंने इसको बड़ी गौर से सुना था, गांधी जी के इस वक्तव्य को बहुत 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 गौर से सुना था। फिर इसके बाद गांधी जी लखनऊ में एक अधिवेशन में गए थे। उस अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल भी उपस्थित हुए थे। रामचंद्र शुक्ल वहीं पे गांधी जी से मिले और गांधी जी को बोला कि चंपारण में आप आइए और जो वहाँ के किसानों की दशा है, उस पे देखिए। उस किसानों की दशा को क्या हुई, अवगत हुई है, देखिए और फिर क्या हुआ, उनका थोड़ा हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, ठीक है? हालाँकि इसी पीछे मैं और जानना चाहूँगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल को कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। जब गांधी जी वहाँ से वापस आए साउथ अफ्रीका से, हालाँकि इससे पहले भी गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी मिल चुके थे। तो गांधी जी उसमें प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था। गांधी जी आए तो गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने बोला कि आप इन गतिविधियों में संलग्न होने से पहले भारत को आप जानिए, ग्राउंड लेवल पे भारत को जानिए। तो और भारत को भ्रमण करने का उन्हें सुझाव दिया कि भारत को घूम करके उस सभी को इसके यहाँ के जो वास्तविक कमियां हैं, जो वास्तविक दुख हैं, जो वास्तविक यहाँ के सुख है, उन सभी को रूबरू होइए, उसके बाद आप में शामिल होइएगा। तो इस तरह पे गांधी जी पूरा घूमे होंगे। तो उसी में लखनऊ में रामचंद्र शुक्ल से मुलाकात होती है। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं चंपारण में आइए। तो गांधी जी चंपारण जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह को अंजाम देते हैं, जो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। तो उसी को बोलते हैं तिनकठिया तिनकठिया आंदोलन भी उसी को बोलते हैं। जो 3 कट्ठा जो किसानों के लिए क्या था, नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है? हम उसमें ज़्यादा डीप तक नहीं जाएंगे। हमारा कहने का मतलब एक हम अपनी इस बेस आधार को डिस्कस करना चाहेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने चंपारण में गए। पहले कहाँ गए? सबसे पहले बनारस में गए। ये क्रम भी याद रख लेना, इस क्रम भी पूछा जा चुका है। बनारस में गए, फिर लखनऊ गए, उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद चंपारण गए और चाका, चंपारण, चंपारण हो गया, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर खेड़ा और फिर असहयोग आंदोलन, सह आंदोलन। ये सब क्या है? ये सब ये क्रम से है ना, क्रम से है। 1 2 3 4 5 6, ये क्रम से है ना। असहयोग आंदोलन में फिर भाग लिए कौन? गांधी जी, ठीक है? तो हमारा जो इस डिस्कशन का पॉइंट क्या है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आते हैं हम अपने खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, जो महात्मा गांधी थे 1918 में इन्हें गुजरात के खेड़ा जिले में कृषकों की जो फसल थी क्या हो गई थी, नष्ट हो जाने के बावजूद ब्रिटिश राज्य द्वारा भू राजस्व में छूट नहीं दिया गया था। इससे पहले एक
प्रस्ताव आया था कि मतलब अगर भू राजस्व मान लीजिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाता है तो उनकी छूट दिया जाएगा या जरूरत पड़ने पे माफ कर दिया जाएगा, परंतु अपने वादों से क्या हुए, मुकर गए थे। वादों से मुकर गए थे और उनका किसानों का क्या था, फसल नष्ट हो गया था और वो लोग जबरदस्ती इनसे लगान वसूल रहे थे, क्योंकि किसान डिमांड कर रहे थे कि उनका जब फसल नष्ट हो गया तो वो लगान कहाँ से देंगे या अगली अगली फसल की फिर तैयारी कैसे करेंगे। तो छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था इसमें। जब तक लगान जब तक लगान लागत में छूट नहीं मिलती, गांधी जी किसानों से यह राय दी, इसको दी, गांधी जी ने किसानों को यह राय दी कि जब तक लगान या किसान की जो लागत है उन सब में छूट नहीं दिया जाता है तब तक किसान अपना क्या लगान ना दे, ठीक है, लगान देना छोड़ दे, ऐसा गांधी जी ने राय दिया था। इसे याद रखिएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। ये इस आधार पे कथन बना के कथन कारण में सिर्फ पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो लगान देना बंद कर दिए गांधी जी। उसमें सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य भी हुआ करते थे, ठीक है। उसमें ये भी गांधी जी भी इसके सदस्य हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी याद रखना है, सर्वेंट सोसाइटी ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या थे सदस्य? विट्ठल भाई पटेल भी गांधी जी के साथ रहे। विट्ठल भाई पटेल, ये वही है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल? नो, वो नहीं, ये अलग व्यक्तित्व है, ठीक है, ये आई थिंक भाई वही होंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये विट्ठल भाई पटेल हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या थे, सदस्य थे और आई थिंक ये नेता भी थे। तो गांधी जी ने इनके साथ मिल करके और इस पूरे, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें उपस्थित थे, ठीक है। तो इन लोगों ने मिल करके पूरा रिपोर्ट तैयार किया, इसका मुआयना किए, रिपोर्ट तैयार किए और रिपोर्ट की, इस पूरे रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग क्या है, उचित है, जायज है। उनकी मांग क्या है, जायज है और भू राजस्व के अंतर्गत पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए। मान लीजिए फसल पूरा नष्ट हो गया था तो जो उस समय का जो राजस्व संहिता था उसके आधार पर क्या होता था, लगान माफ कर देना चाहिए था। ऐसा गांधी जी और जो इनके अन्य अनुयायी थे इन लोगों ने मिल करके ऐसा निष्कर्ष निकाला। हालांकि खेड़ा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका गुजरात की सभा निभाई। उसमें गुजरात गुजरात सभा एक क्या थी, पार्टी थी। गुजरात गुजरात सभा गुजरात सभा उसमें क्या थी, एक पार्टी थी जिसने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गुजरात सभा के गांधी जी भी क्या थे, सदस्य थे। उसमें गांधी जी भी क्या थे, उसके सदस्य थे। हालांकि उस आई थिंक उस समय तो अध्यक्ष भी थे। गुजरात सभा क्या थे, वह अध्यक्ष थे। और उसकी उसी समय वहाँ पे एक युवा वकील थे वल्लभ भाई पटेल, जो आगे चल के लौह पुरुष भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने जाएंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के जो उपनिवेश सॉरी रियासतें थी सबको मिला करके एक केंद्र के रूप में ढाला जो मॉडर्न डे में इंडिया है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य युवाओं में गांधी जी के साथ ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पे गए थे। अन्य युवा वर्ग के जो वकील वकील थे, ठीक है, उन लोग भी गांधी जी के साथ उपस्थित थे। हालांकि इसी बीच गांधी जी को यह ज्ञात हुआ, इसी समय गांधी जी को ज्ञात हुआ, गांधी जी ने अभी वो अपना रिपोर्ट तैयार कर, इसी बीच सरकार ने अधिकारियों को यह गुप्त आदेश दिया कि जो लगान उन्हीं किसको से वसूला जाए जो देने के योग्य हों, यानी कि जो देने के योग्य हों, जिनकी फसल नष्ट ना हुई, केवल उन्हीं के लोगों से यह कर है, लगान है, वसूला जाए। गांधी जी भी यही डिमांड कर रहे थे कि जो योग्य है उनसे लिया जाए और जो नहीं है उसके माफ कर दिया जाए। जी का भी डिमांड ये था, जो आचार संहिता था, जो जो कौन संहिता था वह, लगान संहिता, उस लगान संहिता के आधार पर गांधी जी भी यही डिमांड करना चाहते थे। इस तरह से गांधी जी का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस गांधी जी का उद्देश्य भी पूरा हो गया। सरकार भी लगभग मान ही गई और लगान उन्हीं लोगों से वसूला गया जो देने के योग्य थे। तो फिर इस तरह से यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो फिर गांधी जी अब अगले आंदोलन में किस में जाएंगे, असहयोग आंदोलन में। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, तो 1919 का वो आएगा, अधिनियम आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, रौलट एक्ट आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये प्रश्न था ये खत्म हुआ, ठीक है। आज का जो हमारा प्रश्न है खत्म हुआ और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु आप आशा करता हूँ अगर ये वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ रिवाइज किए होंगे। अगर नहीं भी सीखे होंगे तो प्रश्न कैसे पढ़ के कैसे किया जाता है आपको जरूर आया होगा। हम पहले इस प्रश्न को सही जवाब चुन लेते हैं। क्या फसल की बर्बादी की बात करो कि छूट के लिए आयोजित किया गया था? फसल की बर्बादी की बात करो कि छूट के लिए आयोजित किया गया था। यस, फसल की क्या हुई थी, बर्बादी हो गई थी। फसल की क्या हुई थी, बर्बादी हो गई थी। और उसी में जो किसानों को क्या था, लगान की छूट चाहिए थी। लगान मतलब या तो जो योग्य हो वही दो या जो ना हो ना हो दे।
वो यस पहला कथन क्या सही है। दूसरा, एक परिणाम के रूप में सरकार उक्त विचाराधीन वर्ष के लिए कर को निलंबित करने और सभी जब्त संपत्ति को वापस करने पर सहमत हुई। यस, जो योग्य थे उनसे तो लेना था, जो अयोग्य थे, जो जिनके पास जो समर्थ नहीं थे देने में, जो मान लीजिए जिनका फसल नष्ट हो गया था, उससे हम क्यों लेंगे, तो उनका वापस भी करना था। तो इस आधार पे ये हमारा ये भी सही हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही हैं। यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ कि हम लोग क्या पढ़े हैं आज। चलिए देखिए, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कशन किया है। चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं, हमने आज क्या-क्या पढ़ा। देखिए, इसमें खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जाना और अहमदाबाद अहमदाबाद सॉरी बनारस, लखनऊ, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने इन सभी आंदोलनों को क्रम से लगाया था, एक क्रमानुसार इसको हमने पढ़ा, जाना, इसके बारे में कुछ डीप में जाना, ठीक है? और देखिए ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के बारे में जाना, हिंदुस्तान आगे चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में गठन हो जाएगा, उसके बारे में जाना, काकोरी कांड के बारे में जाना, पंजाब नौजवान सभा के बारे में जाना, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी के बारे में जाना और इसके क्रम के बारे में जाना। इसके बारे में तो मैंने बहुत डीप में अध्ययन हम लोग डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ जो 1927 में हुआ था दिल्ली प्रस्ताव के बारे में जाना, नेहरू रिपोर्ट के बारे में जाना, साइमन कमीशन आया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आगे जित्तू पांडे ने बलिया में, सतारा में नाना पाटिल और नेपाल बिहार के बॉर्डर पे जयप्रकाश नारायण ने क्या बनाए थे, समानांतर सरकार को गठन किया गया था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू भी इसके द्वितीय सदस्य बने। करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। मतलब हमने बहुत डीप में डिस्कशन किया ना, ठीक है? ये मेरा कल का है ना, बॉम्बे घोषणा पत्र में जो कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस आधार पे आप देखते हैं कि हमारा जो सेशन है थोड़ा लंबा हुआ है, परंतु बहुत ही नॉलेजेबल है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। आप मेरे साथ जुड़े हैं तभी तो यहाँ तक वीडियो देखे हैं। अ, अब उपनयन संस्कार आपका ज़रूर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर आप भी कर लीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कर लीजिए। ये डिजिटल उपनयन संस्कार है, इसमें पैसा नहीं लगेगा, बस लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और ज़रूरत पड़े तो शेयर कर देना है। चलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ और फिर आपके लक्ष्य तक, अंतिम साथ तक हम रहेंगे आपके साथ, ठीक है? आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर से अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।